अब हमारे पास अच्छी ऑडियंस है, लेट्स बिगिन। आज का मुद्दा क्या है? पहले ना आज हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, साथ बने रहना है मेरे, ठीक है? एंड बिफोर आई बिगिन, फॉर द यूट्यूब ऑडियंस जो इसको यूट्यूब पे देखेंगे, दिस इज आर करंट अफेयर्स पंचायत क्लास। अभी हम यहाँ पर जो भी लेक्चर होगा उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, पर उसके बाद हम Q&A भी रखते हैं, मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं। वो सब इज ओनली फॉर द लाइव स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो करंट अफेयर्स की थीम पे बने हैं। और ये टॉपिक्स में ना मैंने सिर्फ जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई, सिर्फ उसको नहीं मैंने कंसोलिडेट करा है, बट आई हैव ऑल्सो डन माई ओन रिसर्च टू मेक द आपको जो मैं आज नोट्स शेयर करूंगा ना इन तीन टॉपिक्स के, यू आई एम प्रिटी श्योर आपने नहीं देखे होंगे ऐसे नोट्स, ठीक है? दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। और जो आप एक बार मुझे ये भी बता दो, आज हमारे साथ नए बच्चे कौन है जो जुड़ रहे हैं, नए एस्पिरेंट्स कौन है? एनीबडी हु इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बताओ। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट टाइमर्स है ना, हम एक ऑर्डर में क्लास को चलाते हैं। आज हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, दैट फर्स्ट वी आर डूइंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद हम मैपिंग भी करते हैं, PYQ प्रैक्टिस भी करते हैं, मेंस इवैल्यूएशन भी करते हैं। काफी लोग नए हैं आज, तो भाई पहले आज थोड़ा सा चेंज है। हम बिफोर बिगिनिंग विद द न्यूज़पेपर नोट्स तीन कोर टॉपिक्स, और ये कोई जनरल टॉपिक्स नहीं है, ये करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स हैं, जो करंट अफेयर से मैंने थीम उठाई है कि यार इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ आई बात? जुड़े हुए हो मेरे साथ? और एक बार इन तीन टॉपिक्स को कवर करके मैं आपसे एक डिस्कशन करूंगा करंट अफेयर स्ट्रैटेजी को लेके, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ इन तीन टॉपिक्स के लिए जुड़े रहना और बहुत इंटरैक्टिव सेशन रखना। क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए आपसे, ठीक है? चलो, सबसे पहला टॉपिक देखो भाई, मतलब द बेस्ट थिंग यू विल गेट, सिलेबस पहले, ठीक है? आपकी मेंस की किस लाइन के अंडर ये टॉपिक आ रहा है वो पहले मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ताकि आप जब लास्ट में आपके पास कंपाइलेशन हो, आपके पास हर मेंस के सिलेबस की लाइन के नीचे कंपाइलेशन हो कि इस लाइन से ये टॉपिक्स हमने प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड दैट इज हाउ यू सिंप्लीफाई थिंग्स। कॉम्प्लिकेट करने के लिए तो दुनिया बैठी है, ठीक है? तो ये भाई इतनी बात समझ आती है, ये जी हमारा टॉपिक है, ये सिलेबस है, और अब उसके अंडर ये टॉपिक है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों को याद है हमने डिस्कस किया था दैट देयर इज एन इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस ऑन इंडियन मॉनसून? किस किस को याद है? अभी कुछ हफ्ते पहले हमने ये करंट अफेयर्स में देखा था, याद है कि नहीं याद है? तो दैट, उसका एक्सप्लेनेशन इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है दोस्त? एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? बढ़ना, बड़ा होना। बट आर्टिक एम्प्लीफिकेशन इज मेल्टिंग ऑफ दिस आइस इन द आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन पता है ना कहाँ है? नीचे तो अंटार्कटिका है, ऊपर US कनाडा रशिया की साइड में आर्टिक रीजन है, यस या नो? वहां पर जो सी आइस है, आइस बर्फ ग्लेशियर, उसकी मेल्टिंग हो रही है, दैट इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एल्बिडो का। किसी को मालूम है क्या होता है एल्बिडो? व्हाट इज एल्बिडो? देखो, क्या होता है एल्बिडो? रिफ्लेक्टिंग पावर, गुड रशिका। हीट बजट नहीं, रिफ्लेक्शन, हाँ जी। देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, जैसी भी है ये, अब ऊपर यहां पर हमारे पास जी सन है, यहां से सन की जब रिफ्लेक्शन आएगी, रेज आएंगी, तो ये बॉडी कुछ तो एब्जॉर्ब करेगी, और यहां पर एब्जॉर्ब करेगी, और बाकी, ये देखो, बाकी वो रिफ्लेक्ट कर देगी वापस। कितना अब्जॉर्ब होगा यहां पर, कितना एब्जॉर्ब होगा और कितना रिफ्लेक्ट होगा, ये डिटरमाइन करता है उस बॉडी का एल्बिडो। अगर एल्बिडो ज्यादा है, इफ द एल्बिडो इज मोर, देन क्या होगा? मोर विल बी रिफ्लेक्टेड, लेस विल बी एब्जॉर्ब्ड। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? अगर आपका एल्बिडो ऊपर है, ए इज मोर, देन द रिफ्लेक्शन इज मोर। ये बात समझ आती है? ठीक है। अगर एल्बिडो कम है, मतलब द रिफ्लेक्शन इज लेस, एब्जॉर्प्शन इज मोर, ठीक है? आइस का, ग्लेशियर का जो एल्बेडो होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब जब आइस शीट पे, ग्लेशियर पे सनलाइट पड़ती है तो वो उसको खट से रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब कम करता है। एब्जॉर्ब कम करता है तो कम हीट अप होता है। ये बात समझ आई? बट वेन द ग्लेशियर्स मेल्ट, द एल्बेडो रिड्यूसेस, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, क्यों?
क्योंकि रिफ्लेक्शन कम हो जाती है, और अगर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो ज्यादा वार्मिंग होगी और फिर ज्यादा मेल्टिंग होगी। ये लूप समझ आया? कि जब हमारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है? एक आइस शीट है, सनलाइट आई, एब्जॉर्ब हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, बट अब क्या हो रहा है? वो मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग हो रही है तो वहां पर पानी आ रहा है। इफ द वाटर इज कमिंग, देन द एल्बिडो इज रिड्यूसिंग, मोर हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब, मोर मेल्टिंग। तो वो एक लूप शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है? मेल्टिंग और ज्यादा स्केल पे बढ़ जाती है। ये बात समझ आती है? यस या नो? कोई कंफ्यूजन है एल्बिडो के कॉन्सेप्ट में? ये बताओ। ठीक है, अब देखो, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या है? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन इज आर्टिक इज वार्मिंग ट्वाइस टू थ्री टाइम्स एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट ड्यू टू सी आइस लॉस। आर्टिक में आइस मेल्ट हो रही है, क्यों हो रही है? और ये फास्टर, टू ट्वाइस और थ्री टाइम्स फास्टर, इज बिकॉज ऑफ द एल्बिडो, ये इफेक्ट जो है। क्योंकि आइस जब मेल्ट होती है तो और ज्यादा एल्बिडो कम होता है, और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, और ज्यादा मेल्टिंग होती है, तो ये और ज्यादा तेज हो जाता है प्रोसेस। ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वेन एवर यू गो टू दी हायर लैटिट्यूड्स टेम्परेचर ड्रॉप होता है। आपको देखा है ना, यूएस रशिया में ठंड ज्यादा होती है, राइट? वहां के लोगों को ज्यादा ठंड लगती है भाई। पर अगर जब आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे, जब ये एल्बिडो का कॉन्सेप्ट चलता है, तो जो टेम्परेचर का रिडक्शन का रेट है ना, वो भी कम हो जाता है। मतलब व्हेन यू गो अप द लैटिट्यूड्स, द टेम्परेचर चेंज जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना चाहिए वो नहीं होता, वहां पर भी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट और होता है पोलर वोर्टेक्स का, वो अभी इसके साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ठीक है। अगर आपने सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, यूएस में वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, वहां के लोगों को कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है, वो इसीलिए होता है। ठीक है। उसका अपना कॉन्सेप्ट है, वो जेट स्ट्रीम से भी लिंक्ड है थोड़ा। ठीक है। बट थोड़ा दिमाग में रखना, जब आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे, अगेन मैं यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के लिए जितना रेफरेंस जरूरी है उतना दूंगा। ठीक है। एवरीबडी, भाई ये बात समझ आ रही है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये लॉजिक समझ आया? हो क्या रहा है भाई, पढ़ क्या रहे हैं, ये क्या बवाल मच रहा है? ठीक है, चलो। यही कॉन्सेप्ट यहां पर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन्ड है। इस तरह के डायग्राम्स को आप एग्जाम में यूज भी कर सकते हो बहुत। अब देखो, यहां पे एक कलर वलर लेके मत चले जाना कि वहां पे बिल्कुल ड्राइंग करने बैठ गए। फटाफट बनाना है गोला सा ऐसे अर्थ का, और ये सब ऐसे ऐसे करके दिखा देना है। ठीक है। समझ आई बात? जो मैंने समझाया है वो यही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? एक पेज में कॉन्सेप्ट है, राइट? विवेक, हम आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन में हम यही डिस्कस किया कि आर्टिक की जो सी आइस है वो जल्दी मेल्ट हो रही है, ज्यादा मेल्ट हो रही है, बिकॉज एल्बेडो जो है वो डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एल्बेडो डिक्रीज करता है, एक लूप शुरू हो जाता है जिसको फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। वो और ज्यादा वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ये बात समझ आई? चलो, ठीक है। अब देखो, यहां पर एक बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने क्या लिखी है, देखो, व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, कॉज कैन ऑल्सो बी द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इस लाइन को भैया यूज करना। अगेन आई टॉक अबाउट वैल्यू एडिशन, दिस इज द वैल्यू एडिशन। पढ़ाने को, ज्ञान देने को कितना दे दो, एग्जाम में लिखना क्या है ना तुमको, वो बताओ भाई। उस अगर आपको वो डिलीवर करूंगा ना मैं, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है। सो दिस इज द लाइन। एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज से वार्मिंग हुई, वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट हुए, ग्लेशियर मेल्ट होने से सी लेवल राइज करा, सी लेवल राइज करने से मैंग्रोव इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो जो इकोसिस्टम कार्बन को स्टोर करता है वो डिस्ट्रॉय हो गया। सो इट विल अगेन फ्यूल क्लाइमेट चेंज, नो? यस और नो? तो जो क्लाइमेट चेंज, द व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, कॉज कैन ऑल्सो बी द कॉन्सिक्वेंस। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का कॉज क्या है? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का कॉज है क्लाइमेट चेंज, बट आर्टिक एम्प्लीफिकेशन अपने आप में भी क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। आई होप आई एम क्लियर दैट क्लाइमेट चेंज इज बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। ये बात समझ आती है? बताओ। जो मैंने ये लूप समझाया, अब ये स्पेस दिया है, यहां पे ड्रॉ कर लोगे? देखो, यही करना है आपको कि भाई, हमने देखा कि भाई क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज से हमने देखा कि भाई आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हुई। आर्टिक, ओहो,
एम्प्लीफिकेशन हुई, उससे क्या हुआ? लो भाई, सी लेवल राइज किया, उससे क्या हुआ? फिर से क्लाइमेट चेंज हुई। इस तरह का कुछ लूप है, बना लेना। ठीक है, यहां मैं स्पेस दिया है, तो इस तरह के लूप्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। राइट, तो यहां पर आप इस तरीके से कॉन्सिक्वेंस को मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, बताओ कोई कंफ्यूजन है इस एक मेजर इफेक्ट में कि आर्टिक एम्प्लीफिकेशन किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इज बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस? नो डाउट। आगे देखो, अब आपको मैं बात करता हूं परमाफ्रॉस्ट की। भाई ये देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉसिबल डिमेंशन, क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट एज मेनी डिमेंशंस एज पॉसिबल। ऑल द डिमेंशंस जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही दूंगा। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? किसी को मालूम है परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? वैसे तो अब यहां पे लिखा है, तुम देख लोगे, बट हाँ, एनीबडी इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म मैं बताता हूं क्या होता है। भाई तुम बस इतना समझो, अगर मैं कहूं कि जो लैंड है वो फ्रोजन है, वो, हाँ देखो अनिल बोल रहे हैं फ्रोजन ग्राउंड, मतलब जो जमीन है ना वो फ्रोजन है, बर्फ बनी हुई है, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे ये जो परमाफ्रॉस्ट है ना ये मेल्ट कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये सी, यहां पे ये ओशन है, ये सी आइस है, यहां पर नॉर्मल ये ऊपर भाई अपनी दुनिया चल रही है, लेक है, नॉर्मल चीजें हैं, उसके नीचे यहां पर ये आइस शीट है, फ्रोजन लैंड है। ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मालूम है ये कॉन्सेप्ट क्या है। प्रीलिम्स में भी इस पे स्टेटमेंट दिख सकती है। दिस इज व्हाट परमाफ्रॉस्ट इज। अब व्हेन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, दिस परमाफ्रॉस्ट इज मेल्टिंग। जैसे आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, ये आर्टिक एम्प्लीफिकेशन यहां पर हो रहा है कि नहीं? यहां पर ये सी आइस मेल्ट हो रही है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, यहां पर ये परमाफ्रॉस्ट पे मेल्ट हो रहा है। ये भी आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। क्यों? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन जब होगी, याद करो, एल्बेडो कम हो जाएगा, उस रीजन में हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? जब उस रीजन में, इस रीजन में हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो ये परमाफ्रॉस्ट भी मेल्ट होने लग जाएगा। यस या नो? बताओ जी, कोई कंफ्यूजन है? बोलो बोलो। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस ब्रेक है मेरी? नो, वीडियो पीछे है। ओहो, ओहो, वॉइस में कोई इशू हो रहा है भाई, ये क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, इज एवरीथिंग ओके? अब सही है, चलो ठीक है। अगर कुछ हो तो बताना मेरे को। परफेक्ट, चलो बढ़िया। रिपीट, ओहो, लेट मी चेक। अभी बताना यार। आई थिंक नाउ इट शुड बी लाइक ओके। मैंने वाईफाई स्विच करा है अपना, देखो अभी ठीक है। कूल, चलो भाई देखो, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से कंसोलिडेट करते हैं। यहां पर एक एरिया है, ठीक है, आर्टिक का एरिया है, यहां पर सी है, ये आइस, सी आइस है। हमने देखा सी आइस में क्या हो रहा है, व्हेन द सनलाइट इज कमिंग, सी, जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट कर रहे हैं, उनसे एल्बेडो रिड्यूस हो रहा है। एल्बेडो जब रिड्यूस होगा, हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो कम होने लग जाएगी। रिफ्लेक्शन कम होगी, हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, तो रीजन के अंदर जो वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी, उससे सी आइस मेल्ट करेगी। सी आइस जब मेल्ट करेगी तो सी लेवल्स राइज करेंगे। तो हमने यहां से एक कनेक्शन बनाया था कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इज बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। उसके बाद जब रीजन में पूरी वार्मिंग बढ़ जाएगी, तो उसी रीजन में क्योंकि परमाफ्रॉस्ट भी है, तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब वो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी तो अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? अभी तक कोई कंफ्यूजन है? अब देखो भाई, परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट होगी तो क्या होगा? एक तो आप ये समझो, इस बात को याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, रट लेना, इस परमाफ्रॉस्ट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड होती हैं। कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कहां से आई, भगवान ने डाली या राजा गुजर ने डाली, तुम मत सोचो।
हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड हैं, बस इतना याद रखना है। याद रखोगे? अच्छा। अब जब ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी, दूसरी बात, चलो इससे पहले, यहां पर ये ग्रीन हाउस गैसेस के साथ कुछ वायरस और बैक्टीरिया भी यहां पर स्टोर हो रखे हैं, क्योंकि ये जम गई थी। आपको मालूम है ना, जब ठंड होती है आप फ्रीजर में चीज रखते हो तो खराब नहीं होती, इसी तरीके से ये फ्रीजर है, बहुत बड़ा फ्रीजर है। ठीक है भाई, यहां पर बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड ग्रीन हाउस गैसेस आर स्टोर्ड। ये बात समझ आती है? अब जब ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी, दीज गैसेस एंड दीज वायरसेस कैन कम आउट, एंड वो बोलेंगे हाँ भाई रोम रोम, समझे? फिर हो जाएगी दिक्कत। ये दो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनको याद कर लेना, रट लेना, कभी भी प्रीलिम्स में आपको ये दिख सकता है। ठीक है, और मेंस में लिखने के लिए तो है ही। सो कैन यू इमेजिन, हमने शुरू किया था क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज से आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हुई, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन से एल्बेडो रिड्यूस हुआ, उससे खुद तो सी लेवल राइज करा, लेकिन साथ में क्या हुआ? परमाफ्रॉस्ट, उसकी थॉइंग हुई, इसकी मेल्टिंग को थॉइंग बोलते हैं। ठीक है, और अब देखो उसके और कॉन्सिक्वेंसेस, और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, फिर से क्लाइमेट चेंज होगा, एक लूप बनता जा रहा है। यस या नो? आपको लूप समझ आ रहा है? चलो आगे देखो। अब एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन से, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की एक जो चीज याद रखनी है वो है भाई मॉनसून पर इसका इफेक्ट इंडिया पर। आर्टिक, जहां पर आर्टिक एरिया है वहां पर एक सी है जिसको बोलते हैं बेरेंट सी। ठीक है, बेरेंट्स कारा सी। जब हमने बोला आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हुई, सी लेवल राइज करा, वहां के सी लेवल राइज से इंडिया का मॉनसून इफेक्ट होता है। अब इस पे रिसर्च चल रही है, बट देर आर, लाइक यू कैन कोट दिस। ठीक है, अब पर इसका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। हमको एज अ जनरल स्टडी स्टूडेंट इतना समझना चाहिए कि आर्टिक के अंदर अगर आइस मेल्ट करेगी, सी लेवल राइज करेगा, तो उसका भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट तो इंडियन मॉनसून पर भी होगा। यस या नो? और अगर इंडिया के मॉनसून पर इफेक्ट होगा तो क्या पूरा का पूरा इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? देखो, दिस इज, वो कहते हैं ना, ये नॉर्मल जिंदगी है कि आर्टिक में आइस मेल्ट हुई, इंडिया के मॉनसून पे इफेक्ट हुआ। लेकिन मेंटोस जिंदगी क्या है कि जब इंडिया के मॉनसून पे इफेक्ट होगा ना किसी भी चीज का, तो इकोनॉमिक और इकोनॉमी और सोसाइटी पर भी इफेक्ट होगा। सो कितनी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है दैट आर्टिक एम्प्लीफिकेशन कैन हैव अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप लिख के तो देखो ऐसी स्टेटमेंट एक बार। पर इस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए ना, यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटी। ठीक है जी। अब इसीलिए, अब खुद सोचो ना वाई। देखो कितना अच्छा लिखा, मतलब कोमल ने, दैट वल्नरेबल सेक्शंस पे भी इफेक्ट होगा। अब देखो, मैंने कुछ नहीं करा कोमल, मैंने सिर्फ आप लोगों के सोचने के तरीके को, जो एक्सपेंस है ना, उसको ब्रॉड किया। आप लोग यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यू गाइस आर टैलेंटेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ ऐसे उठ के आ गए हो, राइट? बस सोचना किस तरह है ना, वो सिखाना है, बाकी तो तुम्हारा ही काम है। चलो, अब देखो, क्योंकि इफेक्ट है, अब अगर इफेक्ट है तो भाई उसको जरा देखने जाओ ना। तभी तो हमने वहां पर अपना एक रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश कर रखा है जिसका नाम है हिमाद्री। इट इज द ओनली रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन आर्टिक। इसका नाम याद रखना, प्रीलिम्स में कभी भी दिखेगा, कभी भी। बताओ यस या नो? समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है जी। ये लो भाई, ये था आपका आर्टिक एम्प्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट। जितना नोट्स लिखने को तो बहुत कुछ लिख दो यहां पर, जो एग्जाम में आप लिख नहीं सकते, जो आपका दिमाग याद नहीं कर सकता, सिंपल चीजें हैं। ये देख लो भाई। ठीक है, आपको यही कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर आप खुद लिखोगे। कॉन्सिक्वेंस जो मेन लाइन है, जो डिफाइनिंग लाइन है, वो ये है भाई, ये। इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि भाई क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से आर्टिक एम्प्लीफिकेशन होता है, उससे सी लेवल वो राइज करता है। सी लेवल राइज करेगा तो भाई अब सोचो, सी लेवल राइज करेगा तो जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर एग्रीकल्चर, वहां पर फ्लड्स, वहां पे डिजास्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, और सोचो, मॉनसून जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होंगे नहीं होंगे? मॉनसून पे इफेक्ट होगा, मॉनसून पे इफेक्ट होगा, इकोसिस्टम्स पे इफेक्ट होगा। ठीक है, उन पे इफेक्ट होगा, फिर से क्लाइमेट चेंज होगा। तो मतलब यहां पर मैंने ये एरिया क्यों छोड़ा है, देखो लिखने को मैं यहां पर भी आपको बोरिंग से पॉइंट्स लिख के दे देता,
आप खुद सोचना, जितने आप पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस सोच सकते हो, इफेक्ट सोच सकते हो, यहां पे ब्रेनस्टॉर्म करना, ये प्रैक्टिस है तुम्हारी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे भी इफेक्ट होगा। वेरी गुड कुणाल। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पे, पर्टिकुलरली कोस्टल एग्रीकल्चर पे, आप एक टर्म सुनते होगे, सैलिनिटी। एग्रीकल्चर को और सलाइन, वो लैंड को, सॉइल को सलाइन कर देगा, क्योंकि सी, जो सी वाटर है वो लैंड में आ जाएगा। तो वहां पर जो फिशरीज हो रही हैं, वहां पे एक्वाकल्चर हो रहा है, वो सब इफेक्ट होगा। यस या नो? फूड इनसिक्योर। अब देखो तुम लोग खुद ही कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हो, बस तुम्हें इस एरिया को मैंने दिया ही इसलिए है, यू विल हैव टू राइट दोस पॉइंट्स हेयर। ठीक है, बस दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। खुद यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस को लिखना अंडर द मेजर टर्म। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है, एग्जाम में ये चमका के आना। उसके तुम पता है क्या, सुनो मेरी बात, तुम ये लिख के आओगे ना, एग्जामिनर कहेगा भाई बहुत बढ़िया, ले भाई, ये ले, इसने अब जो नीचे लिखे होंगे वो तो सही लिखे होंगे। जब ये लिख दिया, जब इसको, एक क्लैरिटी है ना, आपने एक लाइन के अंदर पूरी बात बोल दी, बस उसके ऊपर वो कुछ नहीं पड़ेगा। Like I can talk for myself. If somebody has written this line, no, I will be so impressed कि मैं कहूंगा हाँ बाकी सब तो इसको पता ही होगा, टिक मारो। ठीक है, कोरल लाइफ पे इफेक्ट होगा, अमेजिंग। सारे पॉइंट्स नोट करते चलना और यहां पे लिखना। बताओ भाई, नोट समझ आए? पहले तो मुझे ये बताओ, नोट्स अच्छे लगे? कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? डायग्राम सिंपल लगे? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगे? आप आर्टिक एम्पलीफिकेशन पर गूगल कर लो और जितनी मर्जी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट खोल लो। आपको अगर इतना लॉजिकल ऑर्डर में और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कुछ मिल जाए तो बता देना। ठीक है, सब लोग अपना एससीओ ठीक करने में लगे हुए हैं कि भाई हम जितना लिखेंगे उतने बच्चे हमारी वेबसाइट पे आएंगे, उतना ये होगा। पर ये है भाई सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलो। ऐसे ही अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो इस हफ्ते की हाईलाइट थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपको मालूम ही है, न्यूज में था, याद है कि नहीं है? हमारे को रैंक दे दी उन्होंने। वैसे ये इंटरनेशनल रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पागल होते हैं ये, इनके अपने बायस्ड ओपिनियंस होते हैं, बट ठीक है, हमें तो पढ़ना है। ठीक है जी। देखो, न्यूट्रिशन पे बात करें, टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे अब। फिर से मैं बोलता हूं, इफ आई एम गिविंग यू अ नोट, इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग, एंड मैं टीच तो करता ही नहीं यार, इफ आई एम मेंटरिंग यू फॉर समथिंग, नो, माई 100% गोल इज कि आपका वो टॉपिक क्लोज हो। सिंपल, ये नहीं कि उसके बाद आपको भी अगर मेहनत करनी है तो फिर मेरा क्या फायदा। तुम्हारी मेहनत तो है इसको रिवाइज करना, पढ़ना, सोचना। बाकी ये लेबोरियस काम तो हमारा है ना यार। तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो, ये सब करने का काम हमारा है। ठीक है, अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले मैं तुम्हें गाइडेंस कह लो या कुछ कह लो, वो देता हूं। मेंस में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इंडिया में वाटर सिक्योरिटी है, इंडिया में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है भाई, है कि नहीं है? इंडिया में वाटर स्कैरिसिटी है, वाटर का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। ये सब क्या है? ये प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है ना? यस या नो? प्रॉब्लम है। कोई भी एग्जाम में, मेंस में आपको प्रॉब्लम दिखे, प्रॉब्लम पर क्वेश्चन दिखे, एकदम देख लेना हाँ भाई ये प्रॉब्लम पे बात हो रही है। आपको क्या क्या लिखना है? स्टेप वन, आंसर लिखने का। कोई मर्जी, ये एक वो है, कुंजी है, इसको हर चीज पे अप्लाई करना, और अभी हम न्यूट्रिशन पर इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, कैसे? सबसे पहले, पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है हमको एक्सेप्ट करना है, प्रॉब्लम है जी, हाँ बिल्कुल है, मान ली है। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट जब करेंगे तो किसी डेटा के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप ये बोल रहे हो, तुम मुझे बोलते हो तू चोर है, मैं कहूंगा भाई बताना कब करी चोरी। अरे फोर्टिफाइड राइस पे कहां पहुंच गए हुसैन, रुक जाओ, ठंड रखो भाई, तो बहुत तेज हो रहे हो। थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, पहले ये तो देख लो। अच्छा, तुमको मैं बोलूंगा भाई तुमने चोरी, तुम चोर हो, तो तुम यही बोलोगे ना, बता कब करी चोरी। तो डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। अच्छा, अगर प्रॉब्लम है, सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम है तो कोई तो रीजन होगा प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं होती। यस या नो? तो दूसरी चीज जो हमको लिखनी होती है इन क्वेश्चंस में, दैट इज द रीजंस। कि रीजंस क्या है भाई, रीजंस क्या है, इसको आप बोल सकते हो चैलेंजेस क्या है। प्रॉप यही है मेन चीज, कि चैलेंजेस क्या है, ये हमको दूसरी डिमेंशन होती है इन तरह के क्वेश्चंस में। राइट, परफेक्ट। थर्ड, प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ स्टेप्स ना ले रखे हो, कुछ तो कर रहे होगे, कुछ तो करा होगा।
यस या नो? कोई तो स्कीम बनाई होगी, लॉ लाया होगा, कुछ तो कर रहे होगे। तो यू हैव टू मेंशन द स्टेप्स टेकन। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी भैया समझ आया। चौथी बात बताओ। लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी है, तो मतलब ये स्टेप्स इनफ नहीं है, हमको रिफॉर्म्स करने हैं। यस या नो? रिफॉर्म्स करने होंगे। प्रॉब्लम है, मान लिया। रीजंस है, मान लिया। स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन भाई प्रॉब्लम है, बात ही शुरू यहां से करी थी, तो वो स्टेप्स इनफ नहीं है। सो हमको कुछ नया करना है। आपको याद होगा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई थिंक, आई डोंट नो विच टॉपिक पे, जहां मैंने बोला था कि रिफॉर्म सजेस्ट करो, नए रिफॉर्म्स। यस या नो, याद है? मेंस आंसर राइटिंग में हमने वो क्वेश्चन किया था, तब आप लोग थोड़े कंफ्यूज हुए थे कि भाई नए नए स्टेप्स क्या बताएं। ठीक है, जो है एक तो वो बता दिए, बट यू हैव टू सजेस्ट रिफॉर्म्स। सो यू नीड टू टेल मी द रिफॉर्म्स। क्या हो सकता है? आपको ये चार डिमेंशन समझ आई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले आंसर्स की? भाई बहुत लोग मेंस पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे होंगे, बहुत बड़े टीचर हैं, लेकिन मेरे को तो ये पता है कि कोई मुझे बता देता ना कि लिखना क्या है, भाई बता दे। वो है असली चीज। बता दो भाई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके आप ये चार चीजें एक आंसर में लिख दोगे। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 पेज लिखने होते हैं, आधा 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 आधा, बस खत्म। ये इंट्रोडक्शन बन गया, ये कंक्लूजन बन गया, बीच में बॉडी ये हो गई। अगर थोड़ा बड़ा आ जाए तो थोड़ा डायग्राम बना दिए, थोड़ी डायग्राम कुछ ऐसी बना दिया, डेटा एक्स्ट्रा डाल दिया, हो गया। बताओ मेरे को। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई भी प्रॉब्लम, देश में कोई भी प्रॉब्लम है, इस तरह से सोचना। ठीक है, तुम्हारे को अपने आप पॉइंट्स दिखेंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन में। याद रखना, GS पेपर 2 इस टॉपिक के अंडर यह टॉपिक आता है। ठीक है, ये सिलेबस का आपका पार्ट है। ओहो, सिलेबस डबल हो गया भाई। क्या बात है? अरे डिलीट हो जा चाचा। चलो भाई, ये नहीं हो रहा डिलीट, इसने तो कसम खा ली, नहीं हो गया। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। चलो जी। सबसे पहले ये मैंने आपको पढ़ाया था डेली रील्स में। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू हेल्थ सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू नेशनल सिक्योरिटी। क्या मतलब है? खाना तो खा रहे हो। आपने आजकल देखा होगा, सारे के सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स घूम रहे हैं इंटरनेट पे। कैलोरी काउंट करो, प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाओ, कार्ब्स को कम करो, कीटो डाइट फॉलो करो, फलाना करो। भाई, इंडिया में जो मजदूर आदमी है ना, वो तो दाल चावल खा रहा है। ठीक है, और उसके साथ वो कांदा खा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने उसको पीडीएस के अंदर, जो आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, आपने उसको चावल और दाल तो दे दी, लेकिन इज इट इनफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ बिग टर्म, हंगर इज अ स्मॉल टर्म। आप समझ रहे हो? हंगर क्या है? हंगर है आपका पेट भर गया, लेकिन अच्छे खाने से भरा। दैट इज न्यूट्रिशन। फूड सिक्योरिटी हमने इंश्योर कर दी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद हमने, आपको याद है हमने एग्रीकल्चर में भी ये बात पढ़ी थी। हमने फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर ली थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। हम सबको बहुत बोल रहे हैं कि जी सबको फ्री राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। फाइबर कैसे आएगा? अच्छी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, डेयरी सोर्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स कैसे मिलेगा? समझ आ रही है बात? तो फूड सिक्योरिटी को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जब कंबाइन करेंगे तो हेल्थ सिक्योरिटी बनेगी। और एक हेल्दी नेशन इज अ सिक्योर नेशन। आप हेल्दी होगे, आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? आप हेल्दी ही नहीं हो, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप पॉलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप डिफेंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कैसे करोगे? आप ये बताओ। न्यूट्रिशन पे पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो, ये डायग्राम एग्जाम में बना के तो आना एक बार। मैं मतलब यही बोल रहा हूं, मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको देख के समझ आ रहा होगा दैट बॉस, इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, एकदम इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बंदे की। ठीक है, चलो। हाँ, ये दिल विल मत बनाना, ये तो थोड़ा आपकी विजुअली अपीलिंग नोट्स के लिए है, सिंपल बना देना एक इक्वेशन। ठीक है, चलो। अब इंडिया में प्रॉब्लम, अब हम बात करते हैं। बिल्कुल राशिका, आप ड्रॉ कर सकते हो इन इंट्रो, इंट्रो के बाद कर दो, थोड़ा सा स्पेस देखो, ड्रॉ कर दो। अच्छा, अब मैंने जो बोला था, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। यस या नो? न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है, पहला पॉइंट, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो डेटा के साथ। दो डेटा दिए हैं, कोई भी एक रट लेना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये थोड़ा पुराना है, ये नया है। इसमें भाई, इसको रट लेना। स्टंटिंग क्या होता है? वेस्टिंग और ओबेसिटी। स्टंटिंग मतलब टू शॉर्ट फॉर देयर एज,
पीपल हु आर टू थिन फॉर देयर हाइट एंड पीपल हु आर ओवरवेट। वेरी सिंपल थिंग, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी, तीन तरह के मेलन्यूट्रिशन होते हैं। इंडिया में तीनों का डेटा क्या है, वो ये रहा। अगर ज्यादा रटने की कैपेसिटी है तो भाई इसको रट लो, और अगर सिंपल है तो ये रट लो। ठीक है, समझ आई बात? आपने एक्सेप्ट करा प्रॉब्लम को, मेल न्यूट्रिशन है, बिल्कुल है। कैसे है, कैसे बोल रहे हो तुम, ये रहा डेटा। फर्स्ट स्टेप डन। यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो गया, प्लस हमारे पास एक अच्छा सा डायग्राम भी है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये देखो, अब हम जरा चैलेंजेस पे बात करेंगे। क्या चैलेंजेस हैं? अगेन आई एम नॉट हेयर टू एक्सट्रैक्ट एनीथिंग आउट ऑफ यू। भाई देखो, यहां पर मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है। एग्जाम में अगर तुम पोवर्टी और इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना एक लाइन में, तो फिर भाई तुम्हारा मेंस निकलेगा भी नहीं। ये हार्ड ट्रूथ है। अगर तुम डाइटरी डाइवर्सिटी, मतलब कि भाई पहले पोवर्टी, गरीबी है, गरीबी की वजह से आप नहीं अफोर्ड कर सकते, भाई नहीं प्रोटीन शेक ले सकता बंदा, वो क्या करेगा, वो सत्तू पिएगा, है ना? अच्छा, फिर डाइटरी डाइवर्सिटी, आप एक ही चीज दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी, हमारे कितने, अगर आप वेजिटेरियन हो, घर में क्या बनता है? मोस्टली सेम चीजें बनती है। आलू, आलू खा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कहां आपने देखा एक बैलेंस्ड मील बनती है, एक अच्छी सी थाली होती है जिसमें सैलेड भी है, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं? नहीं होता। कैन यू राइट दिस इन अ सेंटेंस अगर बड़ा आंसर है तो? भाई ये तो काम तुम्हारा है। ठीक है, पुअर मैटरनल हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, बच्चों की नहीं होगी। ठीक है, उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। ठीक है, ये करे जा रहे हैं। अब अवेयरनेस सोशल मीडिया से काफी हो रही है लोगों को। उसके बाद क्लाइमेट चेंज। भाई एग्री क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर खराब हो रहा है, आप पढ़ रहे होगे न्यूज़पेपर में, फूड सिस्टम्स को अच्छा करो। तो एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम है, जहां से फूड आ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। अबे फूड अडल्ट्रेशन न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो आप कह लो एक हेल्थ का प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ सिक्योरिटी में आप बोल सकते हो। उसका न्यूट्रिशन से क्या लिंक है? वो तो खराब हो गया ना खाना, अब चाहे अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खराब हुआ हो, चाहे बेकार खाना खराब हुआ हो, कैसे भी हो। फिर देखो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन गैप्स, सबके पास एक्सेस नहीं है उस तरह की क्वालिटी फूड का। एक बात बताओ ना, नोबडी एवरीबडी इन दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड, इवन दे डोंट हैव द एक्सेस। आप शहर में रह रहे हो तो आप प्रोटीन शेक्स ले सकते हो, आप मल्टीविटामिन ले सकते हो, बहुत चीजें ले सकते हो, लेकिन कहां पर, इंडिया के हर कोने में थोड़ा ना है ये सब। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको एक्सप्लेन। अब एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आया, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, वरना छोटा क्वेश्चन आया, इसको बस डायग्राम बना के लिख देना। ठीक है जी, ये है चैलेंजेस, समझ आता है। पर हमने कोई तो स्टेप्स लिए होंगे। लो भाई, 6 स्टेप्स हैं। आपने पोषण अभियान चला रखा है, आपने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चला रखी हैं। इसमें याद रखना, ये चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 एंड देयर मदर्स के लिए होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, मिड डे मील स्कीम, स्कूल में मिलेगा खाना। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये याद इसका स्कीम का नाम याद रखना। और याद है ना, जैसे एग्रीकल्चर में किया था, एक स्कीम्स का रजिस्टर बना के चलो। स्कीम्स के नाम हम एज अ मेंस के नोट्स में, क्योंकि मेंस में आप इसके बारे में डिटेल नहीं लिखोगे, आप इतना भी लिख दो वो भी बहुत है, बट मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर जहां पे आप स्कीम्स की डिटेल्स को खुद रिसर्च करके लिखना। बाई चांस प्रीलिम्स में आ जाए तो, एंड वो रजिस्टर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए काम आएगा, मेंस में नहीं आएगा। मेंस में कोई आपसे नहीं पूछ रहा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, बस अगर आपने एक लाइन भी लिख दी ना, एक नाम भी लिख दिया, इनफ है। ठीक है, फिर बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन पे। आपने पीपीवाई फॉलो करी थी, मैंने आपको बताया था उसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज के बारे में। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? अगर एक चावल का दाना है जी, ये रहा दाना चावल का, इस चावल के दाने में अगर मैं ऊपर से यहां पे आयरन ऐड कर दूं, ये लो भाई कमाल कर दिया, इंजेक्ट कर दूं, फूड को न्यूट्रिशियस बना दूं, कि भाई हम जो पीडीएस में चावल दे रहे हैं, एक काम करो ना, इसी में आयरन डाल दो, इसमें आयरन क्यों नहीं डाल सकते? तो इस तरीके से आप कंट्री की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये इसको कहते हैं फूड को फोर्टिफाई कर देना, उसको स्ट्रॉन्ग कर देना, फूड फोर्टिफिकेशन। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सारे लोग ध्यान से इसको सुनोगे, अनेमिया मुक्त भारत अभियान। इसमें क्या कर रहे हैं? अनेमिया होता है खून की कमी। ठीक है, एंड ब्लड इज डिपेंडेंट ऑन आयरन इन आवर बॉडी। आयरन इंडिया में लोग आयरन में डेफिशिएंट है और विटामिन डी में डेफिशिएंट है। ये दो प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत है। एंड प्रोटीन कंजम्पशन नहीं होता। ये बात अब याद रखो, रखना। सबसे पहले
एनीमिया का टारगेट है आयरन। आयरन। आयरन सप्लीमेंट मिलते हैं, आयरन। अच्छा, दूसरा, इसमें एक बात याद रखना कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, बच्चे की जो कॉर्ड होती है ना जब वो पैदा होता है, जो जुड़ी होती है मां के साथ, उसकी क्लैंपिंग को डिले करते हैं ताकि आयरन स्टोर्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है। एंड पीरियोडिक डी वार्मिंग, ये क्या होता है? डी वार्मिंग मतलब कीड़े की दवाई, पेट में कीड़े होते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, उसकी दवाई होती है, उसको देते हैं। उससे क्या होता है कि भाई आपको अगर इफ यू हैव वॉर्म्स इन योर स्टमक, इन योर गट, आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है। तो ये होता है। ये 3 पॉइंट इस अभियान के याद रहेंगे। चलो ठीक है। तो ये सारे हमने स्टेप्स ले रखे हैं, आपको ये लिख के आने हैं। पर भाई ये स्टेप्स इनफ नहीं है। अब देखो यहां तक हम आ गए, हमने स्टेप्स भी देख लिए, तो स्टेप्स इनफ नहीं है तो क्या करना चाहिए? अब देखो, कहने को मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बोल दूं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, एग्जाम में क्या लिख के आओगे? एग्जाम में तो नंबर चाहिए। लिखो भाई, टाइम टू सो सीड ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया, सीड का एक्रोनिम बना दिया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एफिशिएंट फूड सिस्टम, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, डाइवर्सिफाइड डाइट, खत्म। बोलो, आप मुझे बता दो कौन दे रहा है आपको ये बनाकर? कहां मिल रहा है आपको ये चीज? लाओ भाई। एग्जाम में आपको न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आएगा। लो भाई, ये रहा आंसर। 2 पेज से ऊपर नोट्स, मैं तो, मेरा रूल है 2 पेज से ऊपर जाना ही नहीं, कसम खा रखी है मैंने। क्योंकि भाई सुनो, मेरे से खुद नहीं पढ़ा जाएगा अगर 2 पेज से ऊपर होंगे तो। मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं? मैं खुद शॉर्टकट ढूंढता हूं कि यार एग्जाम में कुछ बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि एग्जाम निकल जाए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो ही जाए। ये थॉट अगर आपको पता है, ये पहली चीज, पहला काम, यूएसपी जो है ना, इस तरह से चीजों को बोलना। अब मुझे तुम बताओ, तुम मेंस के क्वेश्चन देखोगे तुम यही ढूंढोगे ना, अरे ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। याद है हमने एक डिबेट वाला क्वेश्चन भी किया था कि डिबेट अगर कोई आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, यस या नो? और वो भी देखेंगे आज कि अगर डिबेट वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे देख करना है, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है, उसमें क्या बातें लिखनी है। अरे पॉइंट तो हो जाएंगे याद, बना लोगे तुम वहां बैठ के भी। कंफ्यूजन सारी ये होती है कि लिखें क्या। दुनिया पागल कर रही है। लाइट चली गई भाई, कोई नहीं। दुनिया आपको पागल कर रही है। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा एनालाइज करो क्वेश्चन को, कंटेंट इंप्रूव करो, डायमेंशंस इंप्रूव करो। कैसे करें? कोई बताएगा करें कैसे? मैं खुद यही करता था, मैं सर पकड़ के बैठ जाता था कि भाई इतना कोई, इतना सब बता रहे हैं, करें क्या? समझ आई? तो ये बात है। दूसरी चीज, नोट्स उतने हो जितने एग्जाम में यूज हो सके। नोट्स में लिखी वो बातें हो जो एग्जाम में आप लिख सको। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, बना के दो ना यार। मैं तुम्हें एक टॉपिक पे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, तुम 4 टॉपिक पे खुद बनाओगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये है भाई। आज देख रहे हो मैंने क्यों बोला था आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है? लर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज जितनी लर्निंग्स आपको मिलेंगी ना, वो भाई तुम देखना जरा। ठीक है, ये थी भाई बात। अच्छा, ये मैंने नया पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है ऑफ, पूरा का, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है, कि इस तरह से मेन स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक, ये रहा सिलेबस आपका। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में जो होती हैं, उसमें से आज हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहले भी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत चुल होती है इनको इस पे क्वेश्चन पूछने की, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखो। अभी इस पे फोकस मत करना, सबका फोकस यहां आ गया होगा। ठीक है, रुक जाओ, आ रहा हूं यहां पर भी। ये देखो, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बेसिक ओवरव्यू। अब ये सब मैं तुम्हें भाई रट्टे मारना, इंडिया में याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 250 बिलियन, ये सब। और अगर ना भी याद रहे ना, कोई भी थोड़ी अप्रोक्सीमेट फिगर कोट कराना, देखी जाएगी। ठीक है, कौन सा एग्जामिनर वहां पे बैठ के गूगल कर रहा है कि भाई ये बंदे ने क्या लिखा है? ऐसा नहीं कि यहां पर लिखा हो 1,000 बिलियन। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है ना तो 200, 250 का, 300 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलो, ये इसका बेसिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू है, इसको देख लेना। अब देखो, एक और अब मेंस वैल्यू एडिशन आपकी कराता हूं। कोई भी इंडस्ट्री आए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ जाए, भाई कोई दुनिया यूपीएससी इंडस्ट्री आ जाए, कुछ आ जाए, हर इंडस्ट्री के अगर आपको बेनिफिट लिखने हैं ना, आपको जरा इसको किसी को ये कैरेक्टर याद है? जब भी मेट में इनका नाम क्या था? गीत था इनका नाम। अगर आपने जब भी मेट देखी है तो गीत इनका नाम था।
और जिम में ना हम एक पीआर मारते हैं, हमारा पर्सनल बेस्ट कितना होता है, पीआर। ठीक है, ये भाई जो लौंडे हैं यहां पर, तुम्हारा बेंच प्रेस में तेरा पीआर कितना है भाई, मेरा इतना है, मैं 400 किलो उठाता हूं, मैं ही शक्तिमान हूं। होता है कि नहीं होता पीआर? याद है जिम में पीआर होता है। तो भाई गीत पीआर ट्राई कर रही है यहां पर। हाँ जी, देखो हुसैन कह रहा है उसका 150 स्क्वाट पे पीआर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया हुसैन। ठीक है, ये देखो गीत जो है वो पीआर ट्राई कर रही हैं, ये याद रखना है। अब ये क्या है, कोई भी इंडस्ट्री लगा दो भाई, इंडस्ट्री लगेगी, आउटपुट निकलेगा, जीडीपी आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ। जीडीपी ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री लगेगी, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इंडस्ट्री लगेगी, प्रोडक्ट बनेगा, एक्सपोर्ट्स होंगे, एक्सपोर्ट्स होंगे, टैक्स रेवेन्यू बूस्ट होगा, क्योंकि इंप्लॉयमेंट होगी, इंप्लॉयमेंट से देखो पर कैपिटा इंप्रूव होगा। भाई इंप्लॉयमेंट हो गई, बंदे पे पैसे आ गए, वाह भाई वाह, पैसे आ गए। अब सरकार कहेगी, आ जाएंगी भाई ताई, आ जाएंगी, कहेंगे भाई लाओ टैक्स लाओ। ठीक है, लो भाई टैक्स। कंपनी ने एक्सपोर्ट करा, जीडीपी हुई, कंपनी ने प्रॉफिट किया, लाओ भाई टैक्स। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ से टैक्स रेवेन्यू बूस्ट हो गया। अच्छा, अगर इंडस्ट्री लगेगी कंट्री में, बिहार में इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी कि नहीं होगी? तो गीत पीआर, याद रखना। कहीं पर इसको पेल के आना, कहीं पर भी कोई नहीं सोचना इधर उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेनिफिट लिखने हैं, लो भाई गीत पीआर। इकोनॉमी में आंसर लिख रहे हो भाई, जीएस 1 में लिख रहे हो, कहीं लिख दो। अब बता दो, अगर कोई कोई गलत कर दे इसमें से एक भी पॉइंट, तो भाई बता दो। मैं कह रहा हूं इसमें क्या क्या लॉजिकल नहीं है इसमें, और किस इंडस्ट्री पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, बताओ, बोलो, लिखोगे? सिंप्लीफाई हो रही हैं चीजें थोड़ी, ये बताओ मेरे को। हाँ भाई, जो पहली बार हो, थोड़ा मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? बेनिफिट समझ आए इंडस्ट्री के? चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स ले रखे हैं। पीएलआई स्कीम आपको मैंने पढ़ा रखी है कि भाई आप प्रोडक्शन करोगे उस पर इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट। आपने टेक्सटाइल पार्क्स एक पूरा सम्मेलन बना दिया भाई, लो भाई खोल के बैठ गए पूरा, यहाँ पे आपको हम बिजली पानी सब देंगे, पूरा एरिया बना देंगे बढ़िया सा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे रोड्स अच्छी होंगी, आओ यहाँ पे बिजनेस करो, तो टेक्सटाइल पार्क्स बना देंगे। ठीक है, जैसे बेसिकली टेक्सटाइल पार्क यूपीएससी पार्क बना हुआ है भाई, ये राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, ये यही तो है। ठीक है, फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं जो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स में, वो जो वैसे टेक्स पॉलिएस्टर वगैरह होता है, वो आप ऐसे ही नहीं आराम से कंफर्ट के लिए नहीं पहनते, वो किसी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए पहनते हो, ड्राई फिट क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए टेक्निकल टेक्सटाइल्स। फिर आपने समर्थ स्कीम बना रखी है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनको अपस्किल कर रहे हो। फिर आपने क्या कर रखा है, आपने टेक्निकल इसमें टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशंस बना रखी हैं, आपको रिसर्च करनी है, आर एंड डी करनी है, ताकि इंडस्ट्री और इंप्रूव हो। आपने ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खोल रखी है, ये एमएसपी वगैरह देती है और पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, रट्टे मारने हैं, खत्म। अच्छा, अब भाई चैलेंजेस क्या हैं, अगेन एक एक लाइन में इसको लिख देना खुद। देखो भाई, इसको एक्सप्लेन मैं फटाफट करूंगा, ये भी मोर और लेस हर इंडस्ट्री में यूज हो सकते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की बहुत भारी प्रॉब्लम। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है हमारे में, क्यों? क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होती है, लेबर, चल वैसे लेबर तो इंडिया में चीप है, पर टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट करनी होती है, और सारी चीजें, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होता। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, एक्सेस टू रॉ मटेरियल बड़ा मुश्किल है, ग्लोबली बहुत कंपटीशन है टेक्सटाइल्स के अंदर, क्वालिटी हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा लेबर का शॉर्टेज हो जाता है कई बार, तभी तो हम स्किल कर रहे हैं उनको, अनस्किल्ड लेबर तो है, स्किल्ड लेबर नहीं है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। लॉजिस्टिक्स मैंने आपको बोला था कि भाई पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उससे कॉस्ट बढ़ जा रही है। ठीक है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, इंपोर्ट्स फॉर सिंथेटिक फाइबर्स इंडिया में नहीं बन रहा, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो भाई एमएसएमई की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो इंप्रूव नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट, हुसैन यहां आ गया ना लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, ग्लोबल शॉक्स, हाँ ओके, दैट कैन बी ऑल्सो अ फेयर पॉइंट, पर 10 पॉइंट है, इनफ है भाई, इससे बढ़िया, इससे बाहर तो क्या ही लिखोगे। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के।
अच्छा, वे फॉरवर्ड देखो, कहीं पर आपको यूज करने हैं एक्रोनिम्स, कहीं पर आपको एग्जैक्ट, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं वो लाइन दे रहा हूं जो आप एज इट इज रट के जाना और लिख के आना। हमारा टारगेट दे दिया, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। ये टारगेट गवर्नमेंट का है, इसको लिखाओ सबसे पहले तो। उसके लिए हमको क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, वही सब नॉर्मल बातें हैं। किसी में आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, किसी में इसको डायग्रामेटिकली लिख दो, ठीक है, कहीं एक्रोनम बना दो, बस हो गया। ग्लोबल टेक्सटाइल लीडर बनेंगे हम, ऐसे वर्ड्स यूज करना। लीडर बनेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वे फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए। आई बात समझ? यस या नो? और प्रीलिम्स के लिए टेक्सटाइल को लेके जरा कुछ मैप्स दिए हैं मैंने भाई। ये देखो, जो अब मेहनती बच्चे हैं, थोड़ा इसको अपने हिसाब से पढ़ के देखना। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, ठीक है। शायद मैं अगर एस्पिरेंट होता मैं नहीं करता, मैं कहता देखी जाएगी भाई। लेकिन हाँ, जिसको भाई निकालना ही निकालना है एग्जाम, मन करे, प्रीलिम्स में ये लोग पूछ सकते हैं कि कौन सा एरिया किस तरह के टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो इसको याद करना। जैसे पाशिमा सबको पश्मीना, सॉरी पाशिमा बोल रहा हूँ, पश्मीना सबको याद होता है। कुल्लू के शॉल्स याद होते हैं, चिकनकारी यूपी की आपको याद होती है, ठीक है। पैठनी, ये बड़ी, ये तो शार्क टैंक अगर आपने देखा हो, उसमें भी एक स्टार्टअप आया था जो इस साड़ी में डील कर रहा था, ठीक है। कांजीवरम बड़ा फेमस है, इसको याद कर। चंदेरी बहुत फेमस है, ठीक है। इसको कोशिश करना जितने याद हो सके, ठीक है। और यहां पर कि किस तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर है, ठीक है जी। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरव्यू, इंडस्ट्री के बेनिफिट, इंडस्ट्री के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है। जैद भाई हो गया समराइज? और बताओ क्या समराइज करना है इसमें। नोट्स आपके पास हैं, 2 पेज से ऊपर के नोट्स नहीं है, सिलेबस आपके पास है, बाकी सारी चीजें हैं ही भाई। किस तरह से आंसर लिखना है, क्या करना है, एवरीथिंग। 1 घंटा भी नहीं हुआ और हमने 3 टॉपिक्स मेंस के कवर कर लिए, सोचो आप। और तीनों चीजें करंट अफेयर्स से कनेक्टेड हैं, चल रही हैं न्यूज में, चांसेस हैं आने के। बताओ, अब बोलो भाई, कैसा लगा? मेरे को फीडबैक चाहिए तुम्हारे से, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कैसा लगा? दिस क्वालिटी ऑफ नोट्स, ठीक है, दिस क्वालिटी ऑफ कंटेंट, रिसर्च एंड एफर्ट। भाई हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं है भाई, हम कोई क्रेजी लोग नहीं है, हमारी कोई रैंक के नहीं आ रखी, कुछ नहीं है। लेकिन बंदे की प्रॉब्लम मैं समझता हूं कि भाई तुम्हें दिक्कत क्या होती है, ये मुझे समझ आता है, दैट व्हाट यू वांट, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या कैन कम अंडर GS 3 एज वेल, कैन कम अंडर GS 2 एज वेल। GS 1 2 3 मैं तो मानता हूं एक पेपर है भाई, धप। एक पेपर है, जब तुम मेंस दे रहे होगे ना तुम्हें होश भी नहीं होगा। मंजोत, कमिटी की अगर आपके पास है, कमिटी रिकमेंडेशन यूजुअली मंजोत पॉलिटी के अंदर यूज होती है, गवर्नेंस में यूज होती है, यहां पर कहाँ यूज होंगी? अगर कोई मिल जाए तो लिख दो, क्या बुराई है। पर अगेन मैं वही कहूंगा मंजोत, देखो शाणे बनो, 1.5 शाणे मत बनो, जितना हो सकता है। अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया है भाई, किसको लाने हैं 100 में से, 250 में से 250 नंबर? तुम्हारा कंपटीशन ये भी नहीं लिख पाएगा यार, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो तो पढ़ रहा है, वो तो 2 घंटे का एनालिसिस देख रहा है यूट्यूब पर। वो तो एक टॉपिक के ऊपर 2 घंटे पढ़ रहा है। अब अगले हफ्ते हम इंडिया कनाडा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बस उसमें हो जाएगा। अब देखो अनिल ले आए, शांता कुमार कमेटी होगी भाई, होगी, लिख देना। तुम कमिटीज याद करने के चक्कर में, ओवर पढ़ने के चक्कर में एक टॉपिक तो अच्छा लिखाओगे, लेकिन अगर तुम हर चीज को अबव एवरेज पढ़ोगे ना, तो तुम पूरा पेपर, सारे पेपरों में स्कोर करोगे, रादर देन किसी एक में ही करोगे, ठीक है। जरूरी फिर वही, देर इज नो हार्ड कि मैं ये बोल दूं नहीं हाँ ये है जरूरी, ये नहीं है, डिपेंड्स। आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखो, कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर भाई टॉपिक की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की तो कर लो, अगर थोड़ा सा मिसलीनियस टॉपिक है तो मत करो। अपने माइंड की कैपेसिटी देखो, अगर आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन अच्छी है वो यूज करो। अब मैं एक बात बताऊं, तुम अगर न्यूट्रिशन के आंसर में ये बना के आओगे ना मंजोत, और कोई बच्चा अगर बड़े बोरिंग तरीके से कमिटी लिख के आएगा, आई कैन गारंटी यू यहां नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहां पे क्रिएटिविटी है।
यहां पर बंदे का अप्रोच अलग है। एग्जामिनर को कुछ अलग दिखा, वो बोरिंग कॉपीज चेक करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको यहां दिखा भाई ये कुछ मिला है। और भाई ये वैल्यू है, ये मेरी मेहनत है। मतलब मैं इसमें प्राइड फील करता हूं कि मैं तुम लोगों को वो चीज दे रहा हूं जो बाकी लोग नहीं दे पाएंगे, या वो देना नहीं चाहते, वो उनकी मर्जी। बट दिस इज वॉट आई फील दैट आई नीडेड एज एन एस्पिरेंट एंड आई डिडंट गेट। तो मैंने उसी पे काम किया कि मैं वो बनाऊंगा जो मुझे चाहिए था एज एन एस्पिरेंट। भाई तुम पढ़ाई करोगे कि ये बनाओगे, या तुम ये सोचोगे, ये काम मुझ पे छोड़ दो ना। तुम पढ़ो इसको, बस तुम रटो इसको। तुम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी समझो। तुम ये समझो कि आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है। ये आंसर है मेरा, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, कंटेंट देने का काम, उसको शॉर्ट करके रेलेवेंट बनाने के देने का काम मेरा है। तुम्हारा काम है इसको पढ़ना, इसको रटना, इसको समझना और अप्लाई करना एग्जाम में जाके। ठीक है, ये बात है। चलो, अब देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें आगे चलने से पहले करंट अफेयर्स की ना एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं, जो सब लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है। देखो भाई, ये हमारा प्लान होता है, इसको आप देख लेना। बट हाँ, जितने भी लोग अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, तुम्हारे को मैं करंट अफेयर्स के लिए एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, ईशा डॉक शेयर होगा। देखो, इसको मैं बोलता हूं करंट अफेयर्स कोड। अब इसके 4 पार्ट हैं, आपको यही करना है। ठीक है, देखो, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, ये करोगे सब, सबको करनी है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि मैं करंट अफेयर्स को रिप्लेस कर दूंगा, कभी नहीं हो सकता। सो यू नीड टू डू डेली करंट अफेयर्स रीडिंग। इसको रिवाइज आप मेरी इंस्टाग्राम पे जो मैं रील डालता हूं उससे करो। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, दोपहर तक मेरी रील आ गई, आपने रिवाइज कर लिया कि हाँ भाई हाँ ठीक है, सही पढ़ा था हमने। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो रही होगी, आपको मालूम है रील आएगी, तब देख लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप, रोज आप अखबार पढ़ो और रिवाइज करो। अच्छा, यूपीएससी प्रीलिम्स पार योजना, इसको फॉलो कर रहे हो? इसमें मजा आ रहा है? ये बताओ, आपको लग रहा है कि कुछ ज्ञान सही मिल रहा है वहां पर? अच्छा जी, ये इसका मैंने बोला था एक अलग से रजिस्टर बना के चलना है। इस रजिस्टर को आप यूज करोगे कट ऑफ पार करने के लिए। भाई इसमें तो मेरा टारगेट ही ये है कि 10 से 15 क्वेश्चन हिट हो जाएं बस किसी तरीके से। तुम्हारे वो 20 से 30 नंबर अगर मैंने इंश्योर करा दिए ना, भाई तुम्हारे मजे हो जाएंगे बिल्कुल। चाहे कोई ऑप्शन एलिमिनेट होके आंसर आ जाए, चाहे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, कुछ तो आए। तो ये है भाई प्रीलिम्स पार योजना। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। ठीक है, यूपीएससी पार योजना क्या है थी, प्रीलिम्स पार योजना, दुआ ओझा, आप एक बार इंस्टाग्राम खोल के देखो और आपको समझ आएगा। ठीक है, अच्छा जी, करंट अफेयर्स पंचायत लेक्चर, ये मैं आपको, हम लेक्चर करते ही हैं, जो हम वीकली पूरा का पूरा न्यूज़पेपर होता है ना, उसको जो हम कवर करते हैं। आपको मालूम होगा ये जो नोट्स हैं हमारे, ये आपको मालूम है ना, ये नोट्स हैं जो हम पूरे वीक में पढ़ते हैं, उनको कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लेक्चर है। अब इसमें एक जो मैंने नई चीज बनाई है ना दोस्त, वो जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने बोला पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये देखो, मेंस मंथन प्रोग्राम। ठीक है, ये नोट्स कहाँ अवेलेबल होंगे? व्हाट्सएप कम्युनिटी पे होंगे, टेलीग्राम पर भी होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, ये प्रोग्राम का पर्पस ही ये है दैट आई गिव यू, यू नो, दीज काइंड ऑफ नोट्स स्पेसिफिक टू मेंस। आपके पास सिलेबस की लाइन है और लाइन के नीचे टॉपिक है। एंड में आपके पास पूरा कंपाइलेशन होगा। भाई GS1 शुरू करा, पहली लाइन सिलेबस की ये थी, इसके नीचे मैंने ये 5 टॉपिक प्रिपेयर किए थे, हो गया खत्म, आगे चलो। GS2 GS3 खत्म, मेंस का पूरा काम ही खत्म। ये लॉजिक समझ आ रहा है? ये है आपका मेंस मंथन प्रोग्राम, ये तरह के नोट्स, जिसमें सिर्फ जो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में आ रहा है वो नहीं, इसमें ऊपर से भी भाई रिसर्च लगेगी, और आपको इस तरह के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ में यू विल ऑल्सो गेट आर मेंस इवेल्युएशन, जहां पर अगेन वो कोई इवेल्युएशन नहीं कि भाई हाँ करके दे दिया है वही। आपको रेलिवेंट रेलिवेंट एरियाज पे, कि आपके आंसर में रेलिवेंस कितनी थी, डाइवर्सिटी कितनी थी, स्ट्रक्चर्ड था कि नहीं था, क्लैरिटी थी कि नहीं थी, भाई उस सब के बेसिस पे स्कोर मिलेगा। ठीक है, एंड दैट विल बी योर मेंस मंथन, प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ मेंटोरशिप फॉर मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिला करेंगे, अभी ये क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड इस तरह की आपको आंसर राइटिंग की मेंटोरशिप मिलेगी। ठीक है, आप मुझे पहले ये बताओ, आपको चीज में दम लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, उसके बाद मेरे को आपसे कुछ सजेशन चाहिए।
ये बताओ आप, इससे आपको लग रहा है हाँ भाई मेरा करंट अफेयर्स हो जाएगा, समझ तो आ रही है बात? ठीक है। अब अब देखो, इसमें मैं आपसे अब एक छोटी सी आपसे सजेशन लूंगा। देखो यार, यू नो हाउ यूपीएससी इंडस्ट्री इज, आप लोगों को, आपको मालूम है कि दुनिया आपको, मैं कह रहा हूं, 50,000 लाख के कोर्स बेच रही है, क्या नहीं हो रहा, क्या सब नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी चीजें कर रहा हूं। द वन थिंग आई वॉन्ट टू नो कि यार, जो ये मेंस मंथन प्रोग्राम है, इसको क्या हम थोड़ा सा, बहुत ही नॉमिनली चार्जेबल बेसिस पे रख सकते हैं? एंड सी, आई नो इमोशनल आंसर मैं भी नहीं चाहता यार कि मैं ये करूं, ठीक है, लेकिन द थिंग इज, इट इज समथिंग मेरे को भी लगेगा यार, मेरा एफर्ट है, मेरी टाइम है, मेरा कॉस्ट है, आई नीड टू स्टॉप सर्टेन वर्क्स मेरे, और फिर इसको मैं इस पे पूरा काम करूंगा, ताकि मैं आपको इस तरह की क्वालिटी डिलीवर कर पाऊं, ये क्वालिटी। क्योंकि अगेन मैं देख रहा हूं आंसर राइटिंग में भी थोड़े लोग सीरियस नहीं हो रहे, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं। और आंसर राइटिंग को तृप्ति देखेंगी, शी इज लाइक अल्टीमेट फॉर आंसर राइटिंग, उसने इतने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, मैंने उससे आंसर राइटिंग सीखी है, सही बताऊं तो। ठीक है, सो अभी भी आपका आंसर राइटिंग का सेशन वही लेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमेशा मैं फ्री रखूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है भाई। करंट अफेयर्स, पंचायत प्रोग्राम, प्रीलिम्स पार योजना, आपकी रील, बट दिस वन थिंग इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट यार, बस इसीलिए। एंड इट विल बी सो नॉमिनल कि तुम्हें हंसी आएगी कि भाई तू ले रहा है तो क्या ले रहा है, मतलब वो बात है, उतना नॉमिनल जितना मेरे को अपनी कॉस्ट पड़ेगी और टाइम का एफर्ट लगेगा, बस उतना। और इसके लिए भी मैंने, देखो, पहले तुम्हें पढ़ाया कि यार तुम बताओ तुम्हें ये पढ़ाई के लिए वर्थ लग रहा है कि नहीं लग रहा, तब मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई हाँ तुम ही बताओ कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आई एम जस्ट लाइक यू गाइस, नथिंग लाइक, कोई बाहर नहीं हूं मैं, कोई अलग टीचर नहीं हूं कि तुम इंटिमिडेट हो जाओगे, नहीं नहीं यार, मैं सीधा आके बोल दूंगा, ओ गाइस यू वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोग्राम, ये है, ये फलाना कोर्स है, लो इस। और ये प्रोग्राम पूरा इस साल के मेंस तक, अगले साल मेंस तक चलेगा। हर वीक आपको इस तरह के नोट्स विद लेक्चर्स मिला करेंगे, और ये नोट्स फिर सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ठीक है, अगेन क्वालिटी ऑफ नोट्स, द वे ऑफ डिलीवरी, एवरीथिंग तुम जज करो और तुम डिसाइड करो। ठीक है, तो ये है। एंड आप सब लोग यस लिख रहे हो, एंड दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग यार, मतलब आई थिंक मेरे को खुद बड़ा मन में वो था कि यार मैं क्या बोलूं, मतलब अब लग भी रहा है, टाइम भी लग रहा है, बाकी चीजें बंद करके ये करना भी पड़ रहा है, मुझे मजा भी आ रहा है, बट फिर वही है, आंसर चेकिंग यार, हाँ अमृत, आंसर चेकिंग भी इसमें इंक्लूडेड होगी। आंसर मेन चीज जो प्रोग्राम है वो होगा, बट आंसर जो राइटिंग है वो इसमें इंक्लूडेड होगी, आपकी इवैल्यूएशन वन ऑन वन होगी। फिर ऐसा नहीं कि आपको बस मेल कर दिया, हर हफ्ते एक आंसर राइटिंग का अलग से सेशन होगा, जिसमें हर एक बच्चे का वन ऑन वन आंसर चेक हुआ करेगा। ठीक है, और उसको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिला करेगा। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आंसर राइटिंग में आप लोग आंसर जो लिख रहे हो आप कॉपी कर रहे हो भाई, और वो हम मेल पे डिस्कस नहीं कर सकते, उसको लेके तृप्ति आपसे बात भी करेंगी, तो वो डिस्कस करना ही है। ठीक है, बताओ मेरे को। चलो, थैंक यू सो मच, आप इतना मतलब मतलब मुझे अश्योरेंस दे रहे हो, इतना अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगेगा, लग रहा था भाई बोलोगे ये देखो ये पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स यार। एंड इट्स गुड दैट यू अंडरस्टैंड, आप लोगों का इंटेलेक्ट इतना अच्छा है कि आपको समझ आता है कि जहां आप लोग छोटी छोटी चीजों के टेस्ट सीरीज, मतलब लिटरली टेस्ट सीरीज पे आपको इतने पैसे मांगते हैं, जितना आपको टेस्ट सीरीज के लिए मांगते हैं ना भाई, उससे कम कॉस्ट रखेंगे। कॉस्ट अभी हमने डिसाइड नहीं करी है यार, मैं सच बताऊं, मैं आपको भाई की तरह आ गया आपसे पूछने के यार मेरे को ये समझ आ रहा है, बताओ मैं करूं कि ना करूं। आई विल हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं ये कमिट कर रहा हूं आपको कि जो आपकी करंट अफेयर, जो आप टेस्ट सीरीज के लिए पे करते हो ना, उससे भी कम आपका मेंस का प्रोग्राम होगा। ठीक है, हाँ बताओ, 30,000 की विजन की टेस्ट सीरीज, ओह भाई, भाई इससे तो बहुत ही ज्यादा कम होगा भाई, बहुत ज्यादा, इतना तो मैं ही नहीं पे करूं यार इतना तो। ठीक है, फ्री इनिशिएटिव रहेंगे ना, कैप प्रोग्राम हर हफ्ते हुआ करेगा, प्रीलिम्स पार योजना फ्री रहेगी, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग रहेगी, बट कुछ टॉपिक्स यार इस तरीके के होंगे जिसमें एक्स्ट्रा रिसर्च और एफर्ट लगता है, और नोट्स इस तरह के, जो ये कैप लेक्चर है दैट विल ऑलवेज बी फ्री। ठीक है, यार इसमें तो मैं कैसे मांग लूं आपसे पैसे, यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर में जो कंटेंट आ रहा है उसको मैं कंसोलिडेट तो कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं उसमें क्रिएटिविटी लगा रहा हूं। आई डोंट थिंक आई डिजर्व मनी फॉर दिस, बट दिस इज समथिंग आई आई थिंक कि यार एफर्ट है, टाइम लग रहा है, तो
इसके लिए मुझे लगता है कि हाँ यार ठीक है, आई थिंक इट शुड बी समथिंग कि हाँ नॉमिनल होना चाहिए, बट ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ यार। ठीक है। आए भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, यूपीएससी में एथिक्स का पेपर सब पढ़ते हैं, अप्लाई कोई नहीं करता। ठीक है। आई हैव स्टडीड दैट पेपर, भले ही मैंने एग्जाम ना निकाला हो, बट मैंने उस पेपर की एसेंस को लाइफ में अप्लाई करा है। ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि भाई मैं तुम्हारे को जो न्यूज में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बस चमका के दे रहा हूं तो तुम मुझे पैसे दे दो। गलत बात है भाई, गलत बात है। उसके उसमें कोई वो नहीं है। बट यहां पर, हाँ यहां पर भाई अलग, ये अब देखो ना यार, ये काम करने के लिए सोचना, क्रिएटिविटी लगाना, वो एफर्ट है। उसके लिए आपको एफर्ट भी छोड़ो, एफर्ट के लिए टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसकी, बस ये बात है। ठीक है। तो ये है। ग्लैड आपका ये रिस्पॉन्स आया, तुम सब लोग यार, यू आर द इनिशियल स्टूडेंट्स एंड आई फील सो कनेक्टेड विद यू ऑल। ठीक है। अब मुझे तो तुम सब में से अब तुम्हारे नाम भी याद होने लग गए हैं। ठीक है। तो दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू ऑन दिस वे। तुम लोगों ने फीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। बाकी हाँ, डाउट सपोर्ट हमेशा फ्री रहेगा भाई, हम डाउट सपोर्ट का फॉर्म फ्लोट कर दूंगा मैं, आप डाउट्स लिख के भेजना, जो भी आपको प्रॉब्लम आई पूरे लेक्चर में, उसको मैं वन ऑन वन आंसर करके दूंगा। प्लस जो करंट अफेयर्स पंचायत प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल का लिंक हम शेयर कर देंगे, आप जाके यहां पर देख सकते हो। ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स पंचायत के साथ मैपिंग भी इज ऑलवेज फ्री। ठीक है। मैपिंग भी मैं आपको कराता हूं, और आज तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैपिंग है। पेमेंट जो कॉस्ट है भाई वो अभी हम फिगर आउट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। ठीक है। चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट अभी जो बाकी के करंट अफेयर्स हैं, थोड़ा इस हफ्ते 2 हफ्ते के थे तो भाई मैंने ज्यादा फोकस इस पे कर दिया, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं। अगली बार से ये 2 लेक्चर्स फिर हम अलग करेंगे, ये अलग स्टूडेंट्स के लिए होगा, फिर ये नॉर्मल होगा। ठीक है। चलो, अभी सब बताते हैं विशु, आंसर राइटिंग का भी आपको अलग से तृप्ति मैम सेशन लेंगी, वो बताएंगी आपको। ठीक है। अभी ये देख लो भाई फटाफट। चलो शुरू करते हैं इसको। पॉलिटी के अंदर भाई लिटिगेशन, ब्लैक कोट सिंड्रोम, याद था? पढ़ाया था मैंने ब्लैक कोट सिंड्रोम, कि भाई जुडिशरी की प्रॉब्लम्स क्या है। जुडिशरी की देखो, कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, एडिटोरियल आता है, ये प्रॉब्लम है जुडिशरी में ना, जुडिशियल क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम है। भाई ये लोग खुद को अपॉइंट करते हैं, एनजैक वगैरह का जो इशू है, ओवर रीच, एग्जीक्यूटिव की पावर में घुसते हैं। आप कहते हो कि नहीं, अब हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी करेंगे। ठीक है, हम बताएंगे कि लॉ अच्छा है कि नहीं। भाई तुम्हें किसने पावर दी? उसके बाद डाइवर्सिटी नहीं है, लैक ऑफ फीमेल जजेस, लैक ऑफ जजेस कमिंग फ्रॉम क्या कहते हैं, या एग्जैक्टली सेपरेशन ऑफ पावर, लैक ऑफ जजेस कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, इनफैक्ट जजेस कमिंग फ्रॉम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होने चाहिए। आई थिंक उनके इश्यूज को समझेगा कौन अगर जज ही नहीं है तो? जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कोर्ट, चलो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो चमके हुए हैं, अगर आप लोअर कोर्ट जाओगे, देखो जरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, लोअर जुडिशरी की हालत, इसमें तो करप्शन भी भाई खूब है। फिर एक इशू है पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये सबको मालूम है, यस या नो? ठीक है। जुडिशरी की ये प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम है पेंडेंसी ऑफ केस, जिसकी अपनी ये, जिसके रीजंस ये हैं कि जजेस की शॉर्टेज है। एडीआर बताओ, एडीआर क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ, एडीआर क्या होता है? व्हाट इज एडीआर? कौन बताएगा एडीआर क्या होता है? पढ़ा था, भूल गए? हाँ, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। चलो, एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब बाहर सेटलमेंट कर ली। ठीक है, उसको वो इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो ये है। कॉम्प्लेक्स लॉज हैं भाई, लॉ इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, जितना कॉम्प्लेक्स लॉ होगा उतनी ज्यादा उसमें कंफ्यूजन होगी, उतना ज्यादा मामला कोर्ट में जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन, इंडिया में तो तुम्हें मालूम ही है कि नहीं? जाओ भाई। ठीक है। ये भाई या विशु, इसमें आप एडीआर में कर सकते हो रेजोल्यूशन विदाउट ट्रायल, बट ये उन केसेस के लिए होता है जो हीनियस नहीं होते। ये नहीं कि भाई मैंने, भाई सुनो, मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं उसकी फैमिली के साथ बाहर सेटलमेंट कर लूं, वो नहीं भाई। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें नहीं चलता ये। ठीक है, कि कहीं पता चला मर्डर के केसेस बाहर सॉल्व हो रहे हैं, इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक केसेस, जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, चीजें, सिविल केसेस काफी होते हैं, उन चीजों के लिए एडीआर काम करता है। ठीक है। अच्छा, लिटिगेशन बहुत ज्यादा है,
अपील्स बहुत ज्यादा होती हैं, इधर की अपील उधर, उधर की उधर, ये सब। लेकिन एक और जो इसमें फैक्टर था जिसके ऊपर एडिटोरियल आया था, वो था कि केस मैनेजमेंट। इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि भाई क्या होता है ना, लोअर जुडिशरी में इवैल्यूएशन होता है, जैसे आपका हम इवैल्यूएशन करते हैं आंसर राइटिंग का, वैसे ही हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी की कि तुमने कितने केस डिस्पोज ऑफ करे, क्या करा, कितनी देर में करे, इवैल्यूएशन होता है। उस इवैल्यूएशन को के सिस्टम को यूनिट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये यूनिट सिस्टम है ना भाई, इसके चक्कर में ये जो लोअर जुडिशरी वाले जजेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भाई साहब जो इजी केसेस हैं उनको फटाफट निपटाते हैं ताकि इनके नंबर बन जाए, इनकी सेल हो जाए। ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, उन जिसमें टाइम लगना है, थॉट लगना है, वो पेंडिंग रहते हैं। तो ये सिस्टम भी इसका एक फैक्टर है। बट ये अपने आप में भी एक बढ़िया इंफॉर्मेशन है, प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकते हैं कि यूनिट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए होता है, याद रखना क्या होता है, याद रखना। और मेंस में आए तो भी आपके पास एक टॉपिक है। ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? जुडिशरी की प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम थी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक रीजन हमने देखा है। ठीक है भाई। आह, चलो आगे चलते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड एक और टॉपिक, थर्ड पार्टी फंडिंग। ठीक है, ये क्या होता है भाई, थर्ड पार्टी कैसे फंड करेगी, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग। मैंने अब क्या हुआ भाई, मैं एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आता हूं, लेट से मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंपनी आ गई है जो कि वहां पर फॉरेस्ट को हटाकर हाईवे बनाना चाह रही है, वहां रिसोर्ट बनाना चाह रही है, जंगल रिसोर्ट। मेरी तो लाइवलीहुड ही अफेक्ट हो जाएगी, यस या नो? होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। अब भाई जब मेरी लाइवलीहुड अफेक्ट होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर केस करूंगा। पर क्या मैं ट्राइबल कम्युनिटी से जो आ रहा हूं, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या इतनी पावर है कि मैं एक कॉरपोरेट एंटिटी से केस फाइट कर सकूं? ये बताओ, यस या नो? नो, ऑब्वियसली नो। तो अगर सोचो कि कोई भाई जो बड़ा ही फिलेंथ्रोपिस्ट है, कोई बड़ा नेक बंदा है, वो कहे आके कि मैं आपके कॉज को फंड कर रहा हूं, आपके जो लीगल प्रोसेस है उसमें जो पैसे लगेंगे, लॉयर की फीस है, ये है वो है, ये सब चीजें आपको हम फंड करेंगे। पीआईएल हो सकती है, लेकिन द क्वालिटी, क्वालिटी की बात है ना। समझे, आपकी जस्टिस डिलीवरी में कितना अच्छा लॉयर है, कितने प्रोसीजर्स हैं, वो सब चीजें हैं, उसके लिए आप फंडिंग करा लो। ठीक है। अब देखो टॉपिक है, अगर मेंस में ये टॉपिक आ गया, भाई एडिटोरियल में ही आंसर छुपा था, पहले आपने मतलब समझा दिया। ठीक है। जस्टिस डिलीवरी को ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा। आपने एक जजमेंट लिख दी, ठीक है, कि भाई बार काउंसिल और ए के बालाजी का केस था, इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ कर सकते हो। हुसैन बिल्कुल भाई, ये लॉयर देखो, सरकारी काम तो हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का एक और मैकेनिज्म है तो क्या नहीं, एक तरीके से आप कर लो। ये प्राइवेट पीआईएल है, कॉरपोरेट कर दिया आपने पीआईएल को। समझे, पीआईएल तो है ही है, इसके साथ में ये काम कर सकते हो। इसको आपने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अलाउ कर दिया। पर इसके तीन प्रोज हैं, तीन कॉन्स है। देखो, ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन भाई रेयर चांस है क्वेश्चन के आने का, जैसे भी हम बात कर रहे थे। अब यहां पर कमिटी रिकमेंडेशन ये वो सब नहीं, औकात अनुसार टॉपिक आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इनफ कंटेंट है आंसर लिखने के लिए। देखो प्रोज क्या है, जस्टिस फॉर ऑल, रिस्क शेयरिंग हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। कॉन्स क्या है, आप सोचो, जो जो ये लेंडिंग करेगा उस बंदे का अपना इंटरेस्ट हो सकता है ना, वो कहे कल को कि मैंने अब ये काम कराया, मुझे कुछ बेनिफिट दो, है कि नहीं? तो ये एथिकल इश्यूज, हिडन एजेंडा ऑफ द फंडर, चेरी पिकिंग ओनली प्रॉफिटेबल केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कॉम्पनसेशन मिलनी है अगर हम केस जीत गए तो उस केसेस को फॉलो करेंगे बस। जहां पे जेन्युइन कॉज है उसको फॉलो ना करें, है ना? तो ये है भाई टीपीएलएफ। तो इसका एक वे फॉरवर्ड है, बना के दे दिया है, सिंपल सी चीज है, लिख लेना। ठीक है भाई, ये करना चाहिए, थोड़ा बैलेंस करके चलो बस। ये लाइन देखो, बैकिंग फाइनेंशियल इनोवेशन विद फंडामेंटल राइट टू जस्टिस, कॉन्सेप्ट समझ आया? बिल्कुल एथिकल इश्यूज है ना, दिया। चलो बहुत बढ़िया। बाकी भाई डेमोग्राफिक डिसऑर्डर, ये एक टर्म मेंशन करी थी वाइस प्रेसिडेंट ने इलेक्शंस को लेके, इसको जरा पढ़ लेना। ठीक है। सिंपल सी टर्म है, नाम को याद रखना, मैंने अपने वैसे डेली नोट्स में भी शेयर करी थी, यहां पे भी मेंशन कर दी है।
अब देखो भाई, डिबेट मैंने बोला था ना, डिबेट, डिबेट के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, डिबेट। देखो, मैंने पहले भी समझाया था, आज दोबारा समझा देता हूं। डिबेट के क्वेश्चन को, जैसे वहां प्रॉब्लम देखा, डिबेट, अगर आप देखते हो कि कोई दो लोगों में लड़ाई हो रही है, कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या करोगे? आप मेरे पास आओगे और बताओगे भाई तुझे पता है वो लोग लड़ रहे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं, पहला बंदा ये बोल रहा है, दूसरा बंदा ऐसा बोल रहा है, बस। ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तुम बताओ, तुमने कभी कोई लड़ाई अगर देखी है तो तुम किसी को जाके उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हो कि नहीं करते, कि यार दो लोग लड़ रहे हैं, ये रीजन है लड़ने का, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? स्टेप वन, टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। नंबर टू, बोथ साइड्स को एक्सप्लेन करोगे। नंबर थ्री, अपना ओपिनियन दोगे, जो कि काफी बैलेंस्ड होगा। बस, डिबेट के क्वेश्चन को ऐसे लिख के आना है। अब देखो, बड़ा सेंसिटिव इशू है, कोई भी ना बकवास कुछ नहीं लिखेगा चैट के अंदर, बिकॉज आई डोंट वांट कि इस तरह के टॉपिक्स में कोई भी ऐसी बात हो। इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड लेट्स टॉक अबाउट इट एज अ यूपीएससी कम्युनिटी। मैरिटल रेप क्या होता है? अगर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विदाउट कंसेंट, इट इज अ रेप, ऑब्वियसली इट इज अ रेप। बट हमारे कानून के अंदर भैया, डेढ़ शाना दिमाग लगा के एक बात ये बोली गई है कि अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट एक मैरिज के अंदर होता है, एक पार्टनर, दो पार्टनर्स के बीच में होता है, और अगर वो फीमेल 18 साल से ऊपर की है, देन इट इज नॉट अ रेप। ये एक्सेप्शन है लॉ में। अब पहले इंडियन पिनल कोड में था, अब भारतीय न्याय संहिता में है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है मैरिटल रेप का, कि भाई जो नॉर्मल केस में रेप है, अगर शादी में वही चीज हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है? अगेन, वेरी लाइक क्रिटिकल इशू। ठीक है? इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ लॉ। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? भाई क्या बोलो? सुनने में बात गलत लगती है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, मतलब नो फीमेल शुड गो थ्रू समथिंग लाइक दैट, इट इज अ फैक्ट। बट you are a UPSC aspirant. You cannot be, you cannot just stop here. तुम ये भी तो सोचोगे ना। देखो, इमोशनल एंगल यहां पर खत्म हो जाता है कि हाँ यार, मतलब इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना? आई एम अग्रीइंग विद एवरी पॉइंट। यस, इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 21। इट डेफिनेटली, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि भाई यू शुड बी प्रोसिक्यूटेड। जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला कि हाँ, इसको हटाना चाहिए, इस प्रोविजन को। बिल्कुल समझ आता है। ये आपने सारे एक तरफ के पॉइंट देख लिए जो मैंने बोला, बोथ साइड्स। पर अगर आपने ये कह दिया कि नहीं, ये भी रेप है, इसको भी आपने रेप क्लासिफाई कर दिया और हस्बैंड को चार्ज कर दिया, आपको नहीं लगता कि फेक केसेस होंगे? सोच के बोलना मेरे को, मतलब एग्जैक्टली फॉल्स एलिगेशंस होंगी इतनी। भाई घर में लड़ाई हो गई, सो मेनी फैक्टर्स, एक सोसाइटी, एक रिलेशनशिप बहुत ही ना फ्रजाइल होता है यार, वो सोशल फैब्रिक होता है सोसाइटी का। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, पूरी हमारी सोसाइटी, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर आप GS1 को समझते हो, सोसाइटी को समझते हो, तो मैरिज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसकी जो सैंक्टिटी है, उसका जो प्योरिटी है, वो स्पॉइल हो सकती है कि नहीं? अब अगेन, यही जैसे हुसैन आप बोल रहे हो कि डिसाइड कैसे करें कंसेंट था कि नहीं था, भाई यही तो क्वेश्चंस हैं। मिसयूज का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है? प्लस भाई, मतलब अगेन, आपके पास ऑल्टरनेट, फिर हम ये सोचते हैं ना कि क्या कुछ और हो सकता है? मतलब क्या हम कोई और एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर इसको ट्राई करें या कुछ करें? ये सारी बातें हो रही हैं। तो दूसरा यही है कि भाई इट कैन डिस्ट्रॉय द सोशल फैब्रिक। इट कैन, भाई हस्बैंड एंड वाइफ आर अ सिंगल एंटिटी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। ठीक है? अब ये लोग भी कई बार कुछ भी बोल देते हैं, वैसे सही बताऊं तो। उसके बाद ऑल्टरनेट रेमेडीज भी अवेलेबल है। अब देखो, केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा तब देखेंगे। वेरी लेस चांस कि यूपीएससी आपसे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैंने इसको इसलिए यहां पे पुट किया ताकि आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो। ठीक है? तो अगेन, सेंसिटिव इशू है, प्रॉब्लम है सोसाइटी में, एक्सेप्ट करो, लेकिन वन साइडेड मत सोचो। हमेशा आपको दोनों साइड सोचने हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ आई बात?
अगर आपसे कोई बाहर सोसाइटी में बात कर रहा है, यू नीड टू नो कि भाई हाँ, हम लोग किसी समझदार इंसान से बात कर रहे हैं, ऐसी किसी से बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये है। चलो, ये बात थी भाई पॉलिटी के मैरिटल रेप का, ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये कुछ लिटिगेशन को, जुडिशरी को लेके इश्यूज आए थे, देख लिए। फिर आ, ये आप देख रहे होगे बहुत टाइम से चल रहा है भाई न्यूज में। आपको याद होगा मैंने बताया था ये गूगल का मिर्जापुर वाला केस। ठीक है। फिर आप सोच देख रहे होगे ये मेटा के ऊपर केसेस होते हैं, गूगल के ऊपर केसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। Agreed, अब misuse होगा, but the demand for it, like the need for women, is crucial. It cannot be ignored. True, Muskan, it cannot be, but you have to find a middle way. And let's see what Supreme Court says, and then we'll talk about it. But again, as an aspirant, you just have to mention that we have to find a middle way, right? अभी इतना ही सोचो, उसके आगे सोचोगे तब जब सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, ये देखो भाई, ये सब चल रहा है, बिग जाइंट्स वाला इशू चल रहा है। ठीक है। एक इशू ये भी चल रहा है, अगर आपने देखा हो तो, कि भाई गवर्नमेंट नाक डाल रही है कि भाई हम रेगुलेट करेंगे, फैक्ट चेक यूनिट, अगर आपको याद हो, है ना। गवर्नमेंट सोशल मीडिया के पीछे पड़ी हुई है। वोडाफोन का केस हुआ था, एमएनसीज के पीछे पड़ी हुई है कि तुम्हारा टैक्स का लाइबिलिटी है, ये है वो है। सिटीजन्स भाई, सिटीजन्स की अपनी इशू है। ठीक है। अब देखो, अल्टीमेट अभी ये हो रहा है ना कि स्टार लिंक को इंडिया में ले आएंगे, उसके इलॉन मस्क वाला, तो जियो को प्रॉब्लम हो रही है। अगेन, अगर हम इन अलग अलग न्यूज को कंबाइन करें ना, तो ये एक टॉपिक निकल के आता है। ठीक है भाई, क्या टॉपिक निकल के आता है? अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको टेक जाइंट्स को प्रमोट करना है कि भाई आप ट्रांसपेरेंट और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस करो, मोनोपोलीज मत बनाओ, गवर्नमेंट रेगुलेट करे पर इन्फ्लुएंस ना करे, और सिटीजन्स को अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो और अफोर्डेबिलिटी हो, बस। क्या आप ये डायग्राम कोट कर सकते हो, एग्जाम में बना सकते हो, लिख सकते हो, कहीं पर भी? मतलब ये जेनरिक कंटेंट है, जीएस 3 में, इकोनॉमी में लिख रहे हो, लिख के तो देखो एक बार। अखबार सबने पढ़ा, न्यूज़पेपर सबने देखा, ये सोचा किसी ने? ये बात है, ये है वैल्यू। ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलो भाई। देखो, मिडिल इनकम ट्रैप, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या है भाई? देखो, अगर एक मिडिल इनकम कंट्री है, उससे आपको हायर इनकम में जाना है, तो कैसे जाएगी कंट्री? बीच में फंस जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक निकालता है, इन्होंने इस फिनोमेना को मेंशन करा है, प्रीलिम्स में आएगा। गलत करोगे, कसम खा लो, गलत नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहीं लिखा हो, आईएमएफ करता है ये तो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है इसको, नहीं वर्ल्ड बैंक। ठीक है। रट लेना, मिडिल इनकम ट्रैप, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये क्या कहता है भाई? अगर गवर्नमेंट और बिजनेसेस साथ में मिलकर काम करेंगे ना दोस्त, तो मिडिल इनकम ट्रैप से आप निकल सकते हो। ठीक है। अरे हुसैन, ये क्रेडिट कार्ड भाई, ये इनकम इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, ये कंट्री की बात हो रही है, ओवरऑल लार्ज स्केल पे। आप कहां चले गए क्रेडिट कार्ड पे? ठीक है। अच्छा, ये देखो, इसमें क्या है? द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल बिजनेस हाउसेस कैन प्रमोट द ग्रोथ प्रोवाइडेड दे इन्वेस्ट, इंश्योर अडॉप्शन ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेट, 3I अप्रोच। अच्छा, आप बताओ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको मालूम होगा, हमारे बड़े प्यारे प्यारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं अंबानी, अडानी, ये वो, है कि नहीं? ये न्यूज सबको दिख रही है। ठीक है। लेकिन यूपीएससी एग्जामिनर क्या सोचेगा कि ये पूछो भाई, भाई इन बिजनेस हाउसेस का होना भी जरूरी है, तभी कंट्री ग्रो करेगी। लेकिन तब जब ये बिजनेस हाउसेस पॉलिटिकल नेक्सस ना बनाए। एक टर्म होती है, अगर आपको पता हो, पॉलिटिकल नेक्सस। सारा खेल शब्दों का है, पॉलिटिकल नेक्सस। ठीक है जी। उनको पॉलिटिकल नेक्सस ना रख के 3I अप्रोच फॉलो करनी है। देश के लिए इन्वेस्ट करो, देश के लिए इनोवेट करो, और देश के लिए नई टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करो, बाहर से लेके आओ, तो तुम्हारा कोई फायदा है। ठीक है जी। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं, ग्लोबल इश्यूज, ये आपको पता ही होगा यार। वर्ल्ड एक्सपोर्ट कम हो रहा है, डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, फॉरेन मार्केट्स कम हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। हमारी कंट्री में भी आप देखोगे इन्फ्लेशन है, कंजम्पशन कम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है। ये सिंपल चीजें हैं, मैं बहुत बार आपको इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूं। ठीक है। अब देखो आप, ये ये चीज है, मिडिल इनकम ट्रैप, याद रखना। ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म भी इसी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में दोस्त, कोस्टल फ्लडिंग आया था, मैंग्रोव, ये 6 पॉइंट है, रट लेना भाई, रट्टे मारने हैं इसके।
मैंग्रोव इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आएगा। कोस्टल प्रोटेक्शन करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। कोई बताएगा कि मैंग्रोव इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? दो इकोसिस्टम्स के बीच में जो इकोसिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया कोमल, बहुत बढ़िया। इकोटोन, वेरी गुड, इकोटोन होता है ये। ठीक है। कार्बन स्टोर करता है, वाटर फिल्टर करता है, फिशरीज को सपोर्ट करता है और लाइवलीहुड सपोर्ट करता है लोकल कम्युनिटीज का। रट्टे मारना। ठीक है, सिंपल चीज थी। सोशल इश्यूज अगेन, छोटी छोटी चीजें थी भाई। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, जैसे हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी साथ में चलती हैं, ऐसे ही एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी साथ में चलता है, तभी ग्रोथ होगी। एजुकेशन में भी, हाँ जी, जो यूपीएससी में चल रहा है, लो बेटा नोट्स, ये लो मैगजीन, ये लो फलाना। भाई क्रिटिकल थिंकिंग, एकेडमिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, तीनों मिलाकर एजुकेशन बनती हैं। ठीक है। जो हम डिस्कस करते हैं ना, ये जो अभी हमने डिस्कस करा, ये दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। ये नोट्स अगर खाली पकड़ा दूं, दैट इज जस्ट रट्टाफिकेशन। ठीक है। इट इज क्रिएटिविटी, आर्टिकल्स। आप मुझे बताओ, आपको नहीं दिख रहा यूपीएससी में वो लोग क्या करते हैं आजकल? एडिटोरियल का स्क्रीनशॉट डाल देंगे, मार्क करके, हाईलाइट करके पढ़ लो। भाई मैं हैरान हो जाता हूं कि ये चीज के लिए भाई लोग पैसे दे रहे हैं और ये चीज पढ़ा रहे हैं। मतलब लिटरली, लेजिट ये हो रहा है। एडिटोरियल्स को मार्क करके लोग दे रहे हैं करंट अफेयर्स के नाम पे। या फिर पूरा का पूरा उसका टेक्स्ट कॉपी करो, उसको एडिट करो और डाल दो, काला अक्षर भैंस बराबर। क्या समझ आएगा भाई? ये समझ आएगा या ये वो सब समझ आएगा, मुझे ये बताओ। ठीक है। तो ये बात है, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। ये एक केस स्टडी थी भाई, इसको पढ़ना बहुत मजा आएगा पढ़ के तुम्हें। ठीक है। स्टॉक आर्मी, ये क्या चीज थी? ठीक है। इसको पढ़ना, ये कंजर्वेशन को रिलेटेड थी। अभी आपने ध्यान होगा भाई, बिश्नोई समाज न्यूज में चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, है ना, सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। वो वो भी देखो एक इशू चल रहा है कि बिश्नोई कम्युनिटी का बड़ा हिस्ट्री है भाई कंजर्वेशन की। ऐसी ही कुछ स्टोरी यहां पर है इस बर्ड को लेकर। इसको पढ़ना एक बार। ठीक है। और इसमें आईपीएस का रोल, एथिक्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। फिर ये हमने देख लिया, ये हमने कवर कर लिया भाई, डिटेल में कवर कर लिया अब तो। चलो, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी भाई, ये भी देखा था हमने कि भाई आप एक बात बताओ, अगर हेल्थ नहीं है, इनकम नहीं है और नॉलेज नहीं है, क्या आपके पास फ्रीडम होगा? मुझे ये बताओ। हाँ जी, फ्रीडम होगा? जो मन में आएगा कर लोगे? मेरे पास हेल्थ नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा? इनकम नहीं है, पढ़ा पाऊंगा? नॉलेज नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे? फ्रीडम ही नहीं है। तो क्या बढ़िया लाइन है, एग्जाम में ये लिख के आनी है, न्यूज़पेपर में से क्या उठाना है, ये उठाना है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग द रियल फ्रीडम्स दैट पीपल एंजॉय। दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है। ये पढ़ के आना है भाई, ये है चीज। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसी को कोट करती है कि इंडिया का स्कोर कम है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स था। इसी में एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि भाई फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी है वो कम है एज कंपेयर टू मेल। आपको याद हो हमने पढ़ा था, याद है वुमेन इन इकोनॉमी, उस पर आपने क्वेश्चन भी लिखा था, यस या नो? अब उस पे ये चीज कोट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भाई रट लेना, रट। ठीक है। इसको रट्टा मारना है। सारे के सारे ये 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। इसको रटना, एग्जाम में आप जब कंक्लूड कर रहे होगे ना आंसर्स को, तो ये काम आएंगे। ठीक है। चलो, आईआर में यार कुछ नहीं था। कनाडा का इशू है, अगले हफ्ते वो मैं एक बार पूरा डेवलप हो जाए उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, उसको कवर कर देंगे। ठीक है। इंडिया कनाडा वाला जो पूरा का पूरा इशू चल रहा है। ठीक है जी। बाकी एससीओ और ब्रिक्स, ये दो इश्यूज और हैं जो कवर करने हैं। उसके अलावा ये तो एक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देख लेना भाई। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या होता है कि बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको हार्नेस करना है और रेगुलेट भी करना है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को खाली भाई हार्नेस करोगे, एआई के वो देखते हो ना आप कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, यस या नो? तो हार्नेस नहीं, साथ में रेगुलेट भी करना है। ये डायग्राम भी बनाना।
ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हार्नेस करनी है, साथ में रेगुलेट रेगुलेट भी करनी है। ब्लॉकचेन हार्नेस करनी है, रेगुलेट भी करनी है। इसके लिए आप ये बना के बैठ गए, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ठीक है जी। लीगली बाइंडिंग नहीं है, याद रखना। ठीक है। चलो, उसके अलावा एशियान समिट हुआ, एशियान के नेशंस के रट्टे मारने हैं, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी होता है हमारा, सिंपल बात है। अच्छा, उसी मैंने कुछ कुछ यहाँ पे डायरेक्टिव्स भी लिख के दिए हैं, इनको जरूर पढ़ना। उसके बाद में मॉलडीव्स वाला इशू, भाई ले भाई। हाँ भाई। ये देख रहे हो, ये बात, यही बात है। लेकिन ये खेल यहां खत्म नहीं हुआ है। हमको जो चाइना की चेक बुक डिप्लोमेसी है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है। कहां चले गए, चैट में सो गए क्या भाई? क्या चैट ब्लॉक हो गई है? अरे अरे अरे, चलो ठीक है। चल रही है। ठीक है जी। ये भाई साहब आए थे, पर चेक बुक डिप्लोमेसी याद रखना। ठीक है। उसके बाद तो आपके वीकली प्रीलिम्स पॉइंट्स हैं, ये आप आई थिंक सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, क्योंकि आज वैसे भी टाइम फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। पेरोल में क्या डिफरेंस होता है, इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है। ईटीएफ्स पढ़ लेना, क्या होते हैं, शेयर का बंडल होता है एक तरीके से। ना समझ आए तो फॉर्म में फ्लोट कर देना, मैं लिख के आंसर दे दूंगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा बाई फोरेक्स रिजर्व्स हो गए हैं। एनएसडीएल सीडीएसएल, इसका फर्क पढ़ लेना। ये आपको आपके इकोनॉमी नोट्स में भी पढ़ने को मिलेगा। एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाँ, IREDA, इसके बारे में जरूर पढ़ना। ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अच्छा जी। ये देखो, एग्जाम में लिख के आओगे भाई, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया था और उसमें से मैंने पॉइंट निकाल लिया। भले ही पूरे न्यूज़पेपर में कुछ काम का ना हो, पर ये काम का है, ये मेंस में नंबर दिलाएगा। लिखोगे, रिन्यूएबल पे जब आंसर लिख रहे हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिन्यूएबल्स, ये है, ये चीज है। ठीक है। अच्छा, ओपन सेफली यूके की ये चीज है भाई, इसको देख लेना। एनपीपीए के बारे में पढ़ लेना, ये मैंने रील में एक्सप्लेन करा था। इंडिया फॉरेन कोल यूज करता है। ये ये क्वेश्चन आया, ये न्यूज आई, और सोचो ये क्वेश्चन आया। अगर किसी ने इस न्यूज को थोड़ा सा लॉजिकली सोचा होता और पढ़ा होता, ये क्वेश्चन हो जाता। यस या नो? एक तो यार दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया है ना, दैट इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू स्पीक। मैं कल रात को वॉक करके आया था आधे घंटे, एंड आज मेरा पूरा का पूरा जो ये साइनस और नोज का एरिया है, ब्लॉक्ड है। इट्स सो डेडली यार। इरिटेशन हो रही है मेरे को, तो सही बताऊं। क्या है इसका सोल्यूशन भाई? ठीक है। ये देखो भाई। हाँ भाई, N95 मार्क्स सब कर लेते हैं यार, बट फिर भी कितना बचे हैं। ठीक है। चलो, ये था सूडान। सूडान की मैपिंग, ये तो मैं आपको अफ्रीका की पूरी मैपिंग करा चुका हूं। मैपिंग पढ़ना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड, मिसाइल सिस्टम इस बार न्यूज में था, यूएस का है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो। ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो इंडिया ने अभी यूएवीज लिए हैं, MQ-9B, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, राइट, इसको देख लेना। फिर फोर्टिफाइड राइस अभी हमने कवर किया न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है। PSLV, इसरो का जो ये अभी काम चल रहा है भाई, इसको देखना। ठीक है। एटमॉस्फेरिक री एंट्री, एक गगनयान मिशन के लिए हम सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बातें थी भाई। ठीक है जी। ये सारा मेन मेन पॉइंट्स थे जो मैंने फिल्टर आउट कर दिए हैं। हर चीज मतलब टू द पॉइंट और काम की है। इसको पढ़ना, रिवाइज करना, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है। बोलो। अब ना 2 मिनट का ब्रेक है, फिर मैपिंग करेंगे। और आज मैपिंग के बाद मैं आपसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन। ठीक है, 5 नहीं। और मुझे उन 3 क्वेश्चंस में तीनों यूपीएससी के PYQ हैं। 100 ऑन 100 आंसर्स चाहिए। अगर आज वो गलत हुआ ना भाई, तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है। तो अभी मैपिंग के लिए रेडी हो जाओ, फिर देखते हैं। विवेक, मैंने बताया ना आपको यार, ये प्लान है ना भाई, ये 4 चीज करोगे, सब कुछ इनफ है फिर। आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, रिवाइज करो, प्रीलिम्स पार योजना फॉलो करो, कैप लेक्चर करो, और मेंस मंथन प्रोग्राम अगर आपका मन है तो इसमें एनरोल करा लेना। इनफ है। फिर मेरी गारंटी है, अभी आने दो ना इस बार का प्रीलिम्स, मैं यहीं से दिखाऊंगा आपको, पीपीवाई में से। पीपीवाई में से ही
अगर क्वेश्चन ना बनाना भाई देख लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने बोला ना यार, मैंने आपको पहले पढ़ाया फिर आपसे बात करी, ये नहीं कि पहले बताऊं फिर पढ़ाऊं, ठीक है। तो वो है क्योंकि कॉन्फिडेंस है अपनी क्वालिटी पे। चलो, एनीवेज, अब मैपिंग करेंगे, इसके बाद फिर बात करेंगे। क्लास कब तक चलेगी? बस 15-20 मिनट और मैपिंग, और उसके बाद आंसर राइटिंग एंड देन इट्स डन। उसके बाद तो ऑप्शन है, क्लास तो करंट अफेयर्स की यहीं तक थी। मैपिंग अगर करना है तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, 2 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक है भाई, 2 मिनट का। हाँ जी, करें भाई, मैपिंग करें। मैपिंग चल रही है। अरे मैपिंग तो थोड़ी देर का ही काम है यार, देख लो फटाफट, कोई नहीं। चलो, आपको थोड़ा यूरोप के पास लेके चलते हैं और 3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज, ठीक है। 3 चीजें देखनी है और उन्हें रिवाइज करना है। चलो, देखो भाई, सबसे पहले हम चलेंगे यूरोप में, यहां ऊपर की साइड में। आपको अगर मालूम होगा भाई, ये देखो, यहां पर ऊपर की साइड में ना ये कुछ नेशंस हैं। अभी ये सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, पर ये नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। यहां पे मुझे आपको 3 चीजें रटवानी है। सबसे पहले स्कैंडिनेविया क्या होता है, नंबर 2 नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती हैं, और नंबर 3 बाल्टिक स्टेट्स क्या होती हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यूरोप के जो आपको मालूम होने चाहिए, और हमने आर्टिक पढ़ा भी है आज, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्कैंडिनेविया क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है सब कुछ सेम है। आज तुम्हें पता चलेगा डिफरेंस है। ये देखो, सबसे पहले स्कैंडिनेविया में सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, और साथ ही में आपका डेनमार्क। ओहो, ये लो, वेट अ मिनट यार, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क,
याद रहेगा? तीन कंट्रीज हैं बस, डीएनएस, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, फिनलैंड नहीं है। हाँ जी, पीवाई क्यू आया हुआ है, अभी देखते हैं। यहां पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट और हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड और स्कैंडिनेविया के बीच में, बाल्टिक सी, इसको भी देखते हैं, और नॉर्थ सी। ठीक है, पहले बात करते हैं एक बार बाल्टिक सी की। बाल्टिक सी का मतलब है बाल्टिक नेशन से आता है। तीन बाल्टिक नेशंस हैं, लिथुनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया। ये देखो, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, याद रहेगा? यहीं पे ये देखो, बाल्टिक सी के पास तीन कंट्री स्कैंडिनेविया की हैं और तीन कंट्रीज बाल्टिक हैं, एक, दो, तीन, LLE। क्या आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे? स्कैंडिनेविया और बाल्टिक। क्या आपको बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोथनिया याद रहेगा? अब गल्फ ऑफ बोथनिया कैसे याद होगा? अक्सर क्या होता है, हम लोग मानते हैं फिनलैंड भी स्कैंडिनेविया के अंदर आता है, ठीक है, या नॉर्दर्न लाइट्स लोग देखने बड़ा जाते हैं, ठीक है। नो, रशिया को नहीं कंसिडर कर सकते। बाल्टिक नेशन पे अगर क्वेश्चन आएगा, आपको ये तीन कंट्रीज ही लिखनी है, ठीक है जी। अच्छा, देखो, अब ये देखो, अगर स्कैंडिनेविया को थोड़ा बड़ा कर दें तो नॉर्डिक बनता है, नॉर्डिक। नॉर्डिक में देखो, आइसलैंड भी आ गया, डेनमार्क, ग्रीनलैंड भी आ गया, ये देखो, ठीक है। यहां पर ये आइलैंड है स्वालबर्ड का, और यहीं पर आपकी हिमाद्री है। ये देखो, आपको मालूम है, अभी हमने हिमाद्री पढ़ा था, हिमाद्री, आर्टिक में इंडिया का जो स्टेशन है, यस या नो? वो यहां पर है, इस वाले आइलैंड पे। अच्छा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्कैंडिनेविया, इसमें हमने फिनलैंड जोड़ दिया, बीच में क्या था, गल्फ ऑफ बोथनिया। आइसलैंड जोड़ दिया, ग्रीनलैंड जोड़ दिया, आइस और ग्रीन दोनों तरह के लैंड जोड़ दिए, तो भाई अपने पास आ गया क्या, और साथ में नॉर्वे का एक आइलैंड जोड़ दिया, तो भाई आ गया हमारे पास नॉर्डिक। ठीक है, सॉरी यार, मेरे को मेरा आईपैड चेंज करना है, इसकी ना एक्चुअली स्क्रीन ब्रोकन है, तो कई बार ये अपने आप बिहेव करने लग जाता है, थोड़ी सी स्क्रीन टूटी हुई है इसकी, राइट? तो इसीलिए इस पे काम करके मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये है भाई, समझ आई? फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, स्कैंडिनेविया, ठीक है जी, ये है। आई बात समझ? स्कैंडिनेविया, ये तीन कंट्रीज हैं, इसको बड़ा करके ग्रीनलैंड, आइसलैंड, एक आइलैंड और फिनलैंड जोड़ दिया, ये तीन लैंड जोड़ दिए, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। गल्फ ऑफ बोथनिया क्या बन गया, नॉर्डिक कंट्रीज बन गई। यहीं पर आगे हमने बाल्टिक कंट्रीज देखी, जिसमें ये तीन कंट्रीज थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझाता हूं, ये देखो, जरा नॉर्थ सी पे गौर फरमाओ, ठीक है भाई? नॉर्थ सी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अरे चाचा, ये लो, नॉर्थ सी, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ सी की जरा कंट्रीज देखना, नॉर्वे, यूके, यहां से, इधर से नीचे से, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, कहीं ना कहीं बेल्जियम, बस। पर नॉर्वे और यूके भूलोगे? बोल दो, भूलोगे कि नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे। और यहां पर बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क, कुछ भी याद कर लेना यार, BNGD, कुछ भी, DGBN, एनीथिंग, बट मोटा मोटा थोड़े नाम याद रखना। भाई स्वीडन कहां से आ गया? ना ना ना, स्वीडन को इतनी आप मतलब, देखो, अगेन, ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं, ऑप्शन में कॉम्प्लिकेट अगर हुआ तो देखेंगे, पर एज ऑफ नाउ नहीं, मानेंगे नहीं, ठीक है। बट एक बार इसको थोड़ा सा रिकंफर्म करना, क्योंकि यार हो सकता है यहाँ पे ये गल्फ है, तो कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते, वो बात है। पर आई थिंक यूपीएससी क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, तो इतना इस तरह के डिस्प्यूटेड चीजों को नहीं पूछेगा। वैसे पूछ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये समझ आया? क्योंकि देखो ना, नॉर्वे और डेनमार्क, एक्चुअली पता है, देखो, अगेन संपादा, आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा कैसे, क्या है, शायद ना, जब आप वो पढ़ते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन,
जो होता है उसके बेसिस पे शायद डिटरमाइन करेंगे। तो एक बार कंफर्म करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जो नहीं, फ्रांस तो बिल्कुल नहीं है भाई। पर यूके, नॉर्वे और यहां से इतनी ये चार कंट्रीज तो आई एम 100% श्योर। इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के ऊपर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि एग्जैक्टली क्योंकि कोई ऐसा नहीं है ना भाई कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है। इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। तो जो ऑब्वियस है पहले उसे देखो। और एक बार ना तुम यूपीएससी का क्वेश्चन देखना, फिर तुम्हें समझ आएगा वो कितने ऑब्वियस चीज पूछेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं अगर बोलूं नॉर्थ सी को रशिया कर रहा है बॉर्डर, तो क्या बोलोगे तुम? मैं बोलूं नॉर्थ सी को रशिया कर रहा है भाई, है? क्या हो गया भाई? विभू भाई नशे कर लिए क्या, यही बोलोगे तुम मुझे? तो बस, हैं? आए, यही। हुसैन ने क्या बोला है, क्या बोल रहे हो, है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि यूपीएससी ने पूछा है तो आप देख रहे हो कितनी बस एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ऑप्शन तो खूब एलिमिनेट होते हैं। हाँ जी, स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक और बाल्टिक याद रहेंगी तीनों में डिफरेंस। बहुत बढ़िया।